नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एवं 4.0 के लिए एकलव्य सीरीज के एपिसोड नंबर 24 में आपका स्वागत है। आपके जो एकलव्य सीरीज है इसमें 1-2 क्लासेस और आएंगी, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम आपको मैथ रीजनिंग की रेगुलर प्रैक्टिस कराएंगे। इसके अलावा हमने आपको कल वीडियो के माध्यम से बताया था, समझाया था कि आपको कैसे कैसे चीज़ों को पढ़ना है, करना है, तो आप वैसे ही फॉलो करें। बाकी हमने एकलव्य सीरीज की अभी तक की सभी PDF टेलीग्राम में दे दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और थोड़ा आप ग्रुप में जाइएगा, ऊपर की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको आराम से मिल जाएगा। PRT वाले PRT ग्रुप में देख सकते हैं, बाकी अन्य अपने ग्रुप में देख सकते हैं। और अगर किसी को इसके बाद भी समस्या है तो हमें जो है पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम आज के वीडियो में आपके लिए विज्ञान से TRE 1 से लेकर TRE 3 तक का PIQs लेके आए हैं, और ये पार्ट 1 है। इसके अलावा आपका पार्ट 2 भी आएगा इससे रिलेटेड। और साथ में हमने आपको क्या किया कि जो एक आई वाला चैप्टर है, क्लास 10th में आँख नाम से एक चैप्टर है, और वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे दिए गए हैं जो आपके BPSC TRE PRT में, इसके अलावा 6 से 8 में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। TGT तक में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो PRT के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। 6 to 8 मैथ साइंस वाले उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ में GS पार्ट सेकंड जिनका है उनके लिए भी ये क्लासेस महत्वपूर्ण होने वाली हैं। पहला सवाल है, पहले हम सवालों पे आएंगे। इस सवालों को कंप्लीट करने के बाद आज का जो PIQs का मैराथन, इसको कंप्लीट करने के बाद हम आपको आँख वाला जो चैप्टर उसका सारांश बताएंगे। जैसे इस बार आपसे प्रश्न पूछा गया था कि तारों का टिमटिमाना जो है किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, तो उस टाइप के जैसे भी प्रश्न है वो आँख वाले चैप्टर में ही दिए गए। तो हम आज उन सब चीज़ों को क्लियर कर लेंगे ताकि अगर आगे से कोई भी प्रश्न वहाँ से आए परीक्षा में तो आपका गलत ना हो। पहला प्रश्न है, और ये एक चीज़ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पर जो आंसर्स बताए जा रहे हैं वो BPSC के फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बताए जा रहे हैं। और जो कई सारे अभ्यर्थी हैं जो वीडियो को देखते हैं, पुराने वीडियोस को देखते हैं, हमने भी वहाँ पे सही आंसर ही बताया अपनी तरफ से, लेकिन वो कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है कि फाइनल आंसर की में कुछ और बताया गया है, लेकिन फाइनल आंसर की तीन आंसर की आती है। पहली आंसर की आती है, फिर दूसरी आंसर की आती है, फिर तीसरी जो आती है वो फाइनल आंसर की होती है। तो आप इस चीज़ को समझिए। और यहाँ पर जैसे ये प्रश्न है 17 नंबर, विद्युत विभव को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मापने के लिए, विद्युत विभव को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर, तो आप सभी जानते हैं वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पोटेंशियोमीटर का भी प्रयोग किया जाता है। इसके नाम भी देखिए, पोटेंशियो है, पोटेंशियल इंग्लिश में पोटेंशियल बोलते हैं, तो पोटेंशियो वर्ड भी नाम में है। और वोल्ट मीटर तो आपको पता ही है खैर। तो विद्युत विभव को मापने के लिए हम इन दो उपकरणों का प्रयोग करते हैं, इसलिए आयोग ने इस प्रश्न का आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक माना है। तो कुछ लोग आप में से कन्फ्यूज हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज ना हो इस प्रश्न को लेकर, और उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके अलावा गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो ये धारा, विद्युत धारा को मापने के लिए काम आता है, विद्युत धारा को मापने के लिए काम आता है। इसके अलावा आपने एमीटर नाम सुना है, एमीटर। तो जो एमीटर होता है, एमीटर और गैल्वेनोमीटर से हम विद्युत धारा को मापते हैं। विद्युत विभव को मापने के लिए हम पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आंसर इसका डी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जो है पूछ रहे हैं अदिश मात्रा है, सदिश मात्रा है या आयाम रहित मात्रा है। तो यहाँ पे आंसर होगा सदिश मात्रा। सदिश मात्रा को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्वांटिटीज़ दो प्रकार की होती हैं, मात्राएं जो हैं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अदिश मात्रा, अदिश मात्रा में जिसमें जो है केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती है। और यहाँ पे अगर आप सिंपल सा जो है एग्जाम्पल अगर देखेंगे, तो जैसे द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान जो मास बोलते हैं इंग्लिश में, आप कहीं भी जाइएगा तो आपका मास सेम रहेगा। चाहे यहाँ पे जाइए, चाहे चंद्रमा पे जाइए, आपका जो मास रहेगा वो जो है बदलने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। मास जो है द्रव्यमान, इसमें केवल परिमाण होता है। तो ये अदिश मात्रा का उदाहरण है। इसके अलावा स्पीड भी जो है, स्पीड भी अदिश मात्रा है। इसके अलावा प्रेशर का याद रखिए, प्रेशर जिसको दाब बोलते हैं, तो प्रेशर यानी दाब भी अदिश मात्रा है। ये काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा आगे के लिए। इसके अलावा सदिश मात्रा की बात करें तो सदिश मात्रा में तो एक चुंबकीय क्षेत्र दिया ही गया आपको। इसके अलावा वेलोसिटी होता है, जैसे स्पीड, ध्यान रखिए अगर स्पीड अदिश मात्रा है तो वेलोसिटी क्या है, सदिश मात्रा में आता है। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा होगा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन जिसको त्वरण बोलते हैं, त्वरण। तो ये सब क्या है, सदिश मात्रा है। और इसके अलावा जो भार आपको हमने बताया, तो द्रव्यमान ध्यान रखिए, द्रव्यमान यानी कि मास वो होता है अदिश मात्रा, भार होता है सदिश मात्रा। क्योंकि भार जो लगता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगता है, तो इसलिए जो है भार को हम सदिश मात्रा में काउंट करते हैं। तो ये उदाहरण आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, एक प्रश्न आपसे पूछा गया था इस बार आयाम रहित मात्रा से रिलेटेड, और पूछा गया था रिलेटिव डेंसिटी।
सापेक्षता घनत्व, सापेक्ष घनत्व आपसे पूछा गया था, आपेक्ष घनत्व लिखा था वहाँ पे। तो सापेक्ष घनत्व क्या होगा, तो देखिए जब भी कोई चीज़ सापेक्ष में निकाली जाती तो रेशियो में आता है, और जब कोई भी चीज़ रेशियो में आती तो हमेशा आयाम रहित मात्रा होती। तो सापेक्ष घनत्व रिलेटिव डेंसिटी किसका उदाहरण है, आयाम रहित मात्रा का है। इसके अलावा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितने भी इंडेक्सेस आते हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने सुना होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आयाम रहित मात्रा का उदाहरण होता है। तो इतने उदाहरण आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है, तो बैठने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में, ज़मीन पर लेट जाने की स्थिति में। आप इसको स्वयं भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। चौकी रख दीजिए, चौकी रख दीजिए और चौकी को ढक्का दीजिए। आप देखिए किस स्थिति में आप जो है ज़्यादा ढकेल सकते हैं, ज़्यादा भार, अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है, तो जो यहाँ पे आंसर होता है खड़े होने की स्थिति में। तो साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है, बाकी एनसीईआरटी में भी ये दिया गया है। अब कहाँ दिया गया अचानक से वो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये दिया गया है। जहाँ तक हमें ध्यान आ रहा है, क्लास से 8th एनसीईआरटी जो फिजिक्स वाले कुछ चैप्टर्स वहाँ पर कहीं दिया गया है ये डायग्राम के माध्यम से। तो खड़े होने की स्थिति में एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार जो है ढकेल सकता है, और इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि जब खड़े होंगे, जैसे ये व्यक्ति मान लीजिए खड़े हैं, तो पृथ्वी पर इनका जो एरिया होगा वो कम होगा। एरिया पर पृथ्वी पर इनका जो मतलब पैरों का जो क्षेत्र होगा, क्षेत्रफल होगा वो कम होगा, और प्रेशर बराबर जो फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स अपान एरिया। तो एरिया यहाँ पे कम होगा, एरिया कम छेकेगा इनका पैर, तो एरिया कम छेकेगा तो इसलिए प्रेशर ज़्यादा लगाएगा, प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा लगा पाएंगे, तो इसलिए खड़े होने की स्थिति में प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो इस वजह से अधिक भार हम ढकेल पाएंगे। और वहीं अभी कोई बैठ जाएगा या लेट जाएगा, तो अब मान लीजिए यहाँ कोई ऐसे लेट गया, अब लेट के धक्का दे रहा, तो पृथ्वी पर उसका जो एरिया क्षेत्रफल वो बढ़ गया है, तो प्रेशर बराबर फोर्स अपान एरिया होता है। तो एरिया यहाँ पे बढ़ गया, एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर घट जाएगा, तो इस वजह से इन दोनों केस में जो है उतना ज़्यादा भार नहीं लगा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, ये सबसे फेवरेट प्रश्न है बीपीएससी का, हर बार आपसे पूछता है। तो प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश क्या है, तो इसका आंसर है जो है बैगनी। बैगनी जो होता है वो सबसे अधिक अपवर्तित होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे सबसे कम अपवर्तित, यहाँ यहीं आपसे प्रश्न पूछे सबसे अधिक विचलित, तो भी वही आंसर होगा। सबसे अधिक विचलित पूछे या सबसे अधिक अपवर्तित पूछे, तो सबसे जो है यहाँ पे पूछा गया सबसे अधिक अपवर्तित या सबसे अधिक विचलित। सबसे कम विचलित पूछे या सबसे कम अपवर्तित पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा लाल। लाल रंग जो होता है, रेड कलर जो होता है, वो सबसे कम अपवर्तित होता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जो है आप ध्यान रखिए, जो बैगनी रंग होता है उसका ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है, एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग का ऊर्जा सबसे कम होता है, ऊर्जा सबसे कम होता है। इसके अलावा अगर हम तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे तो बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होता है, और लाल का तरंग दैर्घ्य जो है वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और हम किस में बात करें तो विबग्योर में बात कर रहे हैं। विबग्योर स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा है, तो जो विबग्योर स्पेक्ट्रम होता है, तो वी फॉर वायलेट और आर फॉर रेड, बीच में और सारे रंग आते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर है आपको समझ में आ गया होगा, और मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। बैगनी का सबसे ज़्यादा अपवर्तित होता है, बैगनी सबसे ज़्यादा विचलित होता है जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं। इसके अलावा लाल कलर सबसे कम अपवर्तित होता है, लाल कलर सबसे कम विचलित होता है। इसके अलावा बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, और लाल का तरंग दैर्घ्य, बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ध्यान दीजिएगा, बैगनी का तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ सबसे कम होता है, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग का, ये आपको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह। अब यहाँ पे कई सारे ओवर स्मार्ट लोग इस प्रश्न को लेकर, कोई मैसेज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एक लोग थे व्हाट्सएप पे ही मैसेज कर करके परेशान कर दिए ऐसे प्रश्नों को लेकर। और कहने का मतलब है आयोग ने आंसर माना गिरेगी, आंसर भी होगा गिरेगी। इस प्रश्न का आंसर समझ लेते हैं एक आखिरी बार, और इसके बाद भी अगर मान लीजिए प्रश्न किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। बाकी जो आयोग ने माना है और जो साइंटिफिकली होता है हम उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सोल्यूशन बता रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब मिट्टी का तेल है यहाँ पे, ठीक है, मिट्टी का तेल है। अब मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है। अब बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है, ये मान लीजिए बर्फ़ का टुकड़ा है, और बर्फ़ के पिघलने पर जब बर्फ़ पिघलता है तो पानी में तब्दील होता है, और बर्फ़ और पानी का जो डेंसिटी होता है, ध्यान रखिए, वाटर का जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है मिट्टी के तेल से। मिट्टी के तेल से वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जब वाटर की डेंसिटी ज़्यादा, घनत्व ज़्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, मिट्टी के तेल की सतह को नीचे की तरफ पुश करेगा।
क्योंकि अब इसको भी जगह चाहिए, तो मिट्टी के तेल की सतह नीचे जाएगी, तो इसलिए आपका यहाँ पे आंसर माना गया मिट्टी के तेल की सतह गिरेगी यानी कम होगी। तो ये आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है? तो 7 से अधिक की बात कर रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस के बारे में एनसीईआरटी में आपको हमने पढ़ाया है। 1.2 होता है pH मान इसका लगभग। इसके अलावा सिरके का 2 से 3 के बीच में होता है, 2 से 3 के बीच में होता है। रक्त प्लाज्मा का भी हमने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया, 7.4 होता है। तो ये आपको पूछा गया कि किसका pH मान 7 से अधिक होगा, तो रक्त प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा का या ब्लड का सिंपली बोले, रक्त का 7.4 होता है, नहीं रक्त जो है थोड़ा सा क्षारीय होता है, तो ये यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रक्त प्लाज्मा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ध्यान रखना है, परीक्षा के लिए 10 होता है, और ये एंटी एसिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो NaOH का होता है। बेस होता है, सबसे अधिक क्षारीय कौन होता है, तो NaOH होता है, इसका लगभग 14 होता है, तो ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो आपको एनसीईआरटी में लेमन जूस का दिया गया है, जो इस बार जो 6 से 8 15 मार्च में पूछा गया था, तो वो भी पेपर हमने इसमें कंपाइल किया, तो वो भी प्रश्नों को देखेंगे, आपके बहुत काम के हैं, सभी के बहुत काम के हैं। तो 2.2 लेमन जूस का होता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, तो आज इस प्रश्न को हम आपको एनसीईआरटी में भी पढ़ाएंगे, जो आँख वाला चैप्टर आएगा तो यहीं से स्टार्ट ही होगा, तो हम वहाँ पे डिटेल में देख लेंगे। तो यहाँ पे एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी पूछा गया है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है एनसीईआरटी में जो दिया गया वो है 2.3 सेंटीमीटर। कितना है, 2.3 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ लगभग में पूछा गया, तो इसलिए आंसर यहाँ पे आयोग ने 2 सेंटीमीटर माना है, तो आप भी 2 सेंटीमीटर मान सकते हैं। तो 2.3 सेंटीमीटर है, और 2.3 को जब राउंड फिगर करेंगे तो 2 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। तो एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है 2 सेंटीमीटर। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो 25 सेंटीमीटर क्या होता है, तो ये अल्पतम दूरी होती है, जिससे आँख आराम से देख सकता है चीज़ों को, तो ये 25 सेंटीमीटर माना गया। इसलिए आपको बोला भी जाता है कि आप अगर क्लास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप 25 सेंटीमीटर एक डिस्टेंस मेंटेन करिए, और इससे कम रखने पे भी दिक्कत नहीं होता, लेकिन बाद में आपको स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है आँखों पर, तो इसको वजह से दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए बोला जाता है कि आपके पढ़ने के उसके बीच में भी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए अल्पतम। तो अल्पतम जितना आँख जो आराम से देख सकता है, मिनिमम डिस्टेंस, और इसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं इंग्लिश में। अभी हिंदी में हम देख लेंगे क्या कहते हैं, अभी आगे क्लास में, मतलब अभी इसी चैप्टर में आगे, इसी वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी 2 सेंटीमीटर, और एनसीईआरटी में 2.3 जो है एक्चुअल में दिया है। तो अगर अगली बार मान लीजिए लगभग नहीं देता, तो 2.3 देता, तो वो भी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो ये हमने आपको एनसीईआरटी में बेहतर तरीके से पढ़ाया भी है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और इस पर Cl2 गैस की क्रिया कराते हैं, तो ये क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaO Cl2। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या बिरंजक चूर्ण, तो बिरंजक चूर्ण बोलते हैं, और इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना, और इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जानते हैं, तो शुष्क बुझा हुआ चूना बोलिए या बुझा हुआ चूना बोलिए। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, तो बिना बुझा हुआ चूना जो है ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO होता है, और शुष्क बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना बोलेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को हम आनुवंशिकता कहते हैं। आसान प्रश्न है, आपको भी पता है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान में रखने वाली क्या बात है, तो क्लास 10 एनसीईआरटी से लिया गया है। तो ओम का नियम जो है उसको अगर ध्यान रखना है, तो यहाँ पे एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में, सीरीज़ में, और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाना चाहिए ओम के नियम को फॉलो करने के लिए। ओम का नियम क्या कहता है कि जो विद्युत विभव होता है, जिसको हम बी से दिखाते हैं, ये किसके, धारा के प्रोपोर्शनल होता है। तो बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, और फिर जब हम बी को नीचे ला सकते हैं तो बी, और इधर जो है यहाँ पे क्या करते हैं, इसके जगह पे कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट स्थिरांक जिसको बोलते हैं, और इसको हम क्या मानते हैं, आर मानते हैं। तो बी अपन आई बराबर आर बनता है। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आई के, तो आई नीचे चला आता, तो बी अपन आई बराबर आर, और यही फार्मूला होता है। शॉर्ट में इसको हम बी बराबर आई आर भी कहते हैं, स्नेल जो है ओम लॉ के अकॉर्डिंग। अगले प्रश्न पे आते हैं, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो ये आपका प्रश्न जो है एनसीईआरटी में हमने आपको पढ़ाया है कि जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर नंबर 1 में, वहाँ से प्रश्न लिया गया है। तो लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो पहले आप इसका रिएक्शन समझिए क्या होता है। यहाँ पे Fe है,
Fe+2HCl और ये बनता है FeCl2 और साथ में जो है H2 गैस निकलती है। तो कुल मिला के जब आयरन को हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं तो फेरस क्लोराइड बनता है, फेरिक क्लोराइड बनता है, तो इसको आयरन क्लोराइड भी बोला जाता है आयरन की वजह से। तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो चराई। जो चराई से तो नुकसान होगा पर्यावरण का, जिससे पर्यावरण का नुकसान होगा वो बाढ़ तो रोकेगा नहीं। वन उन्मूलन करेंगे, पेड़ों को नाश कर देंगे तो बाढ़ की आवृत्ति बढ़ेगी, रोकेगा कौन? और मेन चीज़ है, बाढ़ जब आती है तो मिट्टी को जो है रोकने के लिए जो जड़ें होती हैं पेड़ पौधों की वो रोके रहती हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे वन उन्मूलन करेंगे तो भी नुकसान होगा बाढ़ से। और वन रोपण जो होता है, तो जब पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो मिट्टी की पर पकड़ मजबूत रहेगी, तो बाढ़ वगैरह आएगी भी तो उसको संभाल ले जाएंगे। तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि यहाँ पे वनारोपण है। अगला प्रश्न है, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती क्योंकि? तो देख लीजिए, यहीं से प्रश्न स्टार्ट हुआ, घूम घूम के बीपीएससी बार बार पूछता रहा। तो खाने के डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन की परत क्यों चढ़ी होती है? क्योंकि टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रक्रियाशील होता है। हमने कई बार आपको बताया कि जिंक जो है रिएक्टिविटी सीरीज में टिन से बहुत ऊपर है। और जिंक को अगर हम यहाँ पर मान लीजिए जिंक चढ़ा दें खाने के डिब्बों पर, तो जिंक क्या करेगा? खाने के डिब्बों में जो खाना होगा उसके साथ में अभिक्रिया करने लगे, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो इसलिए हम टिन चढ़ाते हैं, क्योंकि टिन कम अभिक्रियाशील होता है, तो खाने के जो डब्बे होते हैं उस पर नुकसान नहीं करता है। तो इसलिए टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, तो इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं, टिन का प्रयोग करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो अंडाशय द्वारा डिम्ब का निर्माण किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण ये भी किया जाता है, एस्ट्रोजन का स्राव जो ये भी किया जाता है, तीनों चीज़ें की जाती। तो यहाँ पे आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे अंडाशय जिसको ओवरी बोलते हैं, तो ओवरीज के द्वारा जो डिम्ब का निर्माण, ओवम का, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करते हैं, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करते हैं। तो यहाँ पे तीनों ही सही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो एक से अधिक। बाकी हम आपको शॉर्ट्स के माध्यम से, जैसे यहाँ पे आपसे अंडाशय पूछा गया था तो मेल का भी हम आपको बता देंगे इसी प्रकार एक वीडियो बनाकर। बाकी अभी जितना कवर किया जा रहा है आप उसको कवर कर लें। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और ये भी हमने आपको एनसीईआरटी में एक एक चीज़ बताया है, यहाँ पे एक बार फिर से आपका रिवाइज करा दे रहे हैं। तो लैक्टिक अम्ल की बात करें तो लैक्टिक अम्ल जो है खट्टे दूध में पाया जाता है, खट्टे दूध में पाया जाता है। और इसके अलावा मिथेनॉइक अम्ल है, तो मिथेनॉइक अम्ल जो है एंट जो चींटी होती है उसके बाइट में, जब एंट चींटियाँ काटती हैं तो उनमें होता है। इसके अलावा नेटल की पत्तियों में पाया जाता है, ये हमने आपको पढ़ाया। इसके अलावा लैक्टिक अम्ल का स्राव ध्यान रखिएगा परीक्षा दृष्टि से। लैक्टिक अम्ल जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है। बहुत ज़्यादा जब मेहनत कर लेते हैं तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो मांसपेशियों में क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। और उस लैक्टिक अम्ल के बनने से हमें थोड़ा तकलीफ भी होती है। बाद में जब हवा पानी मिलता है तो नॉर्मल हो जाते हैं, तो ठीक हो जाता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन मिलने लगता है तो फिर जो है प्रक्रिया पूरी हो जाती है वहाँ पे। तो लैक्टिक अम्ल वहाँ पे भी निकलता है मांसपेशियों में जब हम वर्कआउट ज़्यादा करते हैं, ये हमने आपको एनसीईआरटी में भी पढ़ाया है। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना, जो एनसीईआरटी में बताया गया है, सिरके में क्या पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑरेंज में, संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और इमली में तो आपको यहाँ पे टार्टरिक अम्ल बताया ही गया है। और इसके अलावा जो टमाटर में क्या पाया जाता है? तो टमाटर में ध्यान रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा जो मिल्क खट्टा हो जाता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और इसके अलावा जो है एंट और नेटल का हमने आपको बता ही दिया, मिथेनॉइक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कोलीफॉर्म क्या होते हैं? तो ये हमने आपको एनसीईआरटी में जब इन्वायरमेंट की क्लासेस पढ़ाई थी तो वहाँ पे समझाया भी था। तो कोलीफॉर्म क्या होते हैं? तो प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं, और इनकी उपस्थिति अगर जल में है, इन कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की उपस्थिति जल में है तो ये दिखाता है कि जल संदूषित है, जल प्रदूषित है। अब जैसे गंगा नदी का हमने आपको वहाँ पे चित्र दिखाया था, तो गंगा नदी का जो जल का जांच होता है वहाँ पे हम पता करते हैं कि कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का लेवल कितना है। एक लेवल होता है, अगर उससे ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है जल बहुत कायदे का संदूषित है, पॉल्यूटेड है। तो हम कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का इस रूप में भी प्रयोग करते हैं संदूषित जल के बारे में पता लगाने के लिए। और ये मानव में कहाँ पाया जाता है? तो पाचन नाल में उपस्थित होता है, बैक्टीरिया होता है कोलीफॉर्म। आगे बढ़ते हैं। भू स्थिर उपग्रह घूमता है, तो भू स्थिर उपग्रह जो घूमता है स्थिर ऊंचाई पर घूमता है, इसका नाम ही इसलिए जियो स्टेशनरी का मतलब होता है पृथ्वी के सापेक्ष जो है स्टेशनरी रहे, स्थिर रहे, तो भू स्थिर इसीलिए बोलते हैं। तो भू स्थिर उपग्रह या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और ये कितने ऊंचाई पर उड़ता है, स्थापित किया जाता है? तो 35,786, तो 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। और यहाँ पे TRE 3 में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, जहाँ पे आपको
35,000 किलोमीटर दिया गया था, तो वो स्टेटमेंट सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि 35,786 किलोमीटर को अगर हम राउंड फिगर भी करते तो 36,000 आता। वहाँ हमने प्रश्न को भी आपको बताया था। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भू स्थिर उपग्रह स्थिर ऊंचाई पर रहता है। आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो वही सेम प्रश्न है, आपने अभी देखा है इससे पहले। तो यहाँ पे चूँकि पीआरटी का 2 सेट हुआ था, सेट ए हो चुका है, अभी सेट ई चल रहा है। सेट ए का एग्ज़ाम जो हुआ था एक पहली पाली में वो हो चुका है आपका पेपर, अब सेट ई के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी हम आज 6 से 8 तक का पेपर देखेंगे, तो अंत तक देखिए, बहुत लाभदायक होने वाली आज की क्लास आपके लिए। और साथ में हम आँख वाला चैप्टर भी कवर करेंगे। प्रिज्म के द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो बैगनी। और सबसे कम कौन विचलित होता है? तो लाल। और अगर मान लीजिए यहीं पे आपको विकल्प में नीला दिया रहेगा, बैगनी ना दिया रहे, नीला दिया रहेगा, तब आपका आंसर नीला हो जाएगा। हमने आपको कितनी बार बताया है कि जब भी अधिकतम पूछे सर्वाधिक पूछे तो दिए गए 3 विकल्पों में आपको चुनाव करना है, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर बैगनी है, और बैगनी के बाद नीला ही आता है, तो जनरली नीला ही दे देते हैं। वैसे तो इंडिगो आता है, लेकिन प्रश्न में आपको इंडिगो नहीं दिया जाता, नीला ही दिया जाता है जनरली, तो ध्यान रखिएगा। मेघार्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? खुली छतरी लेकर चलना, तो ये सब छतरी लेकर क्या ही बचा पाएंगे आप अपने आप को। खुली जगह में खड़े रहना, तो सबसे रिस्की है कि मेघ गर्जन हुआ, बिजली आपके ऊपर गिर गई तो दिक्कत हो जाएगी। फिर छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, तो छोटे पेड़ के नीचे आप आश्रय ले सकते हैं, बड़े पेड़ के नीचे नहीं ले सकते हैं। तो एनसीईआरटी में ये सब चीज़ें साफ साफ लिखी हुई हैं, तो वहीं से आपको ये प्रश्न लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा कितनी होती है? तो जो स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर, जब कोई चीज़ मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह है, अब यहाँ से गिराया गया, तो जब गिराने से पहले इसके पास कुछ एनर्जी होती है, कुछ ऊर्जा होती है, जो किसके फॉर्म में होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? और इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोर की गई ऊर्जा। तो स्टोर की गई हुई जो ऊर्जा होती है, स्टोर्ड एनर्जी होती है, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जब यहाँ से गिराया गया, जब गिराया जाने लगेगा तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम होने लगेगी और काइनेटिक एनर्जी इसको मिलने लगेगा। काइनेटिक एनर्जी कब आता है? तो काइनेटिक एनर्जी जब कोई चीज़ गति करने लगता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आता है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, फिर यहाँ पहुँचा तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का खेल चलता रहता है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा थी पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते जो है पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ सबसे कम थी और यहाँ पर आते आते सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए जब कोई ऊंचाई से नीचे गिरता है तो बहुत कायदे का चोट लगता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ है। तो इस और कुल मिला के जो ऊर्जा रहेगी वो बची रहे, मतलब एक समान रहती, बस उसका क्या होता है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी थी, तो पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो कुल मिला के जो पृथ्वी की ओर कोई निकाय गिरेगा तो उसकी कुल ऊर्जा वो स्थिर ही रहेगी, बस वो फॉर्म चेंज हुआ, उसका पोटेंशियल एनर्जी में था, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ। तो ये चीज़ है। तो इस प्रश्न का आंसर स्थिर रहेगा, मानी बदलेगा नहीं, वही रहेगा। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से का प्रतिरोपित किया जाता है? तो ये भी आपको आँख वाली चैप्टर में अभी हम दिखाते हैं, वहीं से लिया गया प्रश्न। तो कॉर्निया जो होता है पार्ट, कॉर्निया का नेत्रदान में प्रयोग किया जाता है। तो हम वैसे बोलते हैं आँख दान में दिया, लेकिन आँख नहीं दान में देते हैं, आँख में कॉर्निया का जो पार्ट होता है उसको हम दान में देते हैं। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो आज की क्लास में तो संभव नहीं है, लेकिन हम कल की क्लास में आपको जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं और साथ में जो है विटामिन वगैरह का कॉन्सेप्ट सब हम कल क्लियर करा देंगे आपको हमेशा के लिए। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? कोबैलेमिन है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा बात करें तो थायमिन किसको बोलते हैं? तो विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, और नियासिन किसको बोलते हैं? तो विटामिन B3 को। तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा B2 भी ध्यान रखिएगा। विटामिन B1, B2, B3 बहुत इंपॉर्टेंट है। B2 बोलते हैं राइबोफ्लेविन को, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है B9 होता है फोलिक अम्ल, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो B9 होता है फोलिक अम्ल। इसके अलावा जो विटामिन A होता है उसको हम रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन C जो होता है उसको हम एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, तो एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। और विटामिन D को हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन E को हम क्या कहते हैं? तो विटामिन E को जो हम टोकोफेरॉल कहते हैं। कंप्लीट ही करा दे, जब आपको क्वेश्चंस करा ही रहे तो एक बार आपका रिवीजन भी हो जाए। और विटामिन K को जो हम नेफ्थोकिनोन, इसके अलावा कुछ किनोन करके दूसरा भी नाम दे सकता है तो भी सही रहेगा। तो नेफ्थोकिनोन करके रहता है विटामिन K का नाम। आगे बढ़ते हैं, बाकी कल हम डिटेल में बात कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? तो आप याद कीजिए चैप्टर नंबर 2 में हमने आपको अम्ल क्षार संकेतक के बारे में पढ़ाया है। हल्दी हुआ, लिटमस हुआ,
इसके अलावा कुछ पंखुड़ियाँ अगर आपको एग्जाम्पल में बताए थे तो वो सब किसके उदाहरण होते हैं, अम्ल क्षार के संकेतक होते हैं प्राकृतिक। लेकिन यहाँ सिंपली आपसे अम्ल क्षार संकेतक पूछा तो सिरका नहीं होता, खाने वाला सोडा भी नहीं होता, हल्दी अम्ल क्षार संकेतक होता है। और कैसा संकेतक होता है, प्राकृतिक संकेतक होता है। संश्लेषित संकेतक हमने आपको बताया था, कमेंट करके बताइए कि संश्लेषित संकेतक के उदाहरण कौन से जो अम्ल क्षार के संकेतक होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, जब मृदा अति क्षारीय हो तो उसमें पौधे पैदा नहीं होते, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है जब मृदा अधिक क्षारीय होगा तो बिना बुझा हुआ चूना, कैलामाइन का घोल, तो ये सब चीज़ें जो है क्षारीय होती हैं। तब क्षारीय है तो और क्षारीय मिला के और क्षारीय नहीं कर सकते, तो यहाँ आंसर हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक जो पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ जो होता है ऑर्गेनिक मैटर, तो उसमें जो है मतलब एक प्रकार से ये क्या करता है, अति क्षारीय को कम करता है। अम्लीय नेचर का होता है कार्बनिक पदार्थ, कुछ अम्ल पाए जाते हैं इसमें, तो ये कुछ हद तक अति क्षारीय को कम करते हैं। तो मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्बनिक पदार्थ हम मिला सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर मिला सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर मिला सकते हैं कार्बनिक पदार्थ। आगे बढ़ते हैं। और जब मान लीजिए कि मृदा अति अम्लीय हो तब हम इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है। जब अम्लीय होगी तो क्षार का प्रयोग करेंगे, जब क्षार होगा तो अम्लीय का प्रयोग करेंगे। फिर है अगला प्रश्न, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य, जिसको हम एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं, तो एब्सोलूट जीरो या परम शून्य इसका मान होता है -459.4 फ़ारेनहाइट। और इसको आपको जो है सेल्सियस पे भी याद रखना है कि यहाँ फ़ारेनहाइट पैमाना पूछा, सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है। सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है, तो सेल्सियस पैमाने पर ये होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है माइनस में, ध्यान रखिएगा ये भी माइनस में है। तो सेल्सियस पैमाने पर -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है परम शून्य का मान, एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर का मान। इसके अलावा आपको केल्विन स्केल पर अगर पूछ ले तो केल्विन स्केल पर जीरो केल्विन मान लीजिए, तो केल्विन स्केल पर 0 केल्विन। सिंपल है ये, केल्विन के हिसाब से ही माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है, रटे रहना चाहिए आपको, F बराबर 9/5C + 32। कहीं आपको प्रश्न दे दे, काम आ जाएगा आपका। तो F बराबर 9/5C + 32, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो जो प्रकाश तरंगे होती हैं जिनको हम लाइट वेव्स बोलते हैं, लाइट वेव्स बोलते हैं, तो लाइट वेव्स जो है क्या होती हैं, तो ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये भी सही है। तो ए और सी यहाँ पे सही है। और अनुदैर्ध्य तरंगे या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का उदाहरण क्या होती है, तो साउंड वेव, ध्वनि तरंगे इसका उदाहरण होती हैं। तो यहाँ से आप याद कर लीजिए कि अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण कौन है, जो है ध्वनि तरंगे हैं। और अनुपस्थ तरंगों का उदाहरण कौन है, तो प्रकाश तरंगे हैं। और प्रकाश तरंगे अनुपस्थ तरंगे भी होती हैं, विद्युत चुंबकीय भी होती है। तो आंसर यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक है। आगे बढ़ते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होता है। तो ये हमने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया है अच्छे से कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक। तो हमने आपको वहाँ क्या बताया था कि जो प्रबल होगा, जो उसका लवण बनेगा वो उसी में चला जाएगा। अगर प्रबल अम्ल है तो जो उसका लवण बनेगा वो अम्लीय होगा। अगर प्रबल क्षारक होता तो जो उसका लवण होगा वो क्षारीय हो जाएगा। और यहाँ पे अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक होगा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक मान लीजिए हो जाए, प्रबल क्षारक हो जाए तो उदासीन हो जाएगा, जैसे HCl और NaOH। तो HCl और NaOH से जो बनता है तो NaCl बनता है, NaCl उदासीन होता है, न्यूट्रल साल्ट माना जाता है, उदासीन लवण होता है। तो जब प्रबल अम्ल होगा, प्रबल क्षार होगा, तब उदासीन लवण बनेगा। और लेकिन जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार होगा, तो प्रबल अम्ल होगा तो अम्लीय होगा, तो इसका मतलब 7 से कम होना चाहिए अम्लीय होने के लिए। और दुर्बल क्षार, और यहीं पे अगर आपको मान लीजिए कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का पूछेगा तो 7 से अधिक हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा आराम से अपना। तो प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल, तो प्रबल क्षारक जब यानी क्षारक प्रबल होगा तो लवण का मान जो है पीएच 7 से ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं। 1 गीगाबाइट जीबी किसके बराबर होता है, तो 1024 MB आप डेली इस्तेमाल करते रहते हैं। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। कौन सी अभिक्रिया होती है, तो अभी हमने आपको बताया कि HCl और NaOH। चलिए NaOH पहले लिखा तो NaOH पहले लिख देते हैं प्लस HCl की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड बनता है, NaCl बनता है प्लस H2O बनता है। ये कौन सी अभिक्रिया, तो ये आपको पता है उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, क्योंकि जो साल्ट बनता है ये क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन लवण बनता है NaCl। और इसको हम निष्प्रभावीकरण भी बोलते हैं, BPSC के शब्दों में निष्प्रभावीकरण अब देने लगे हैं। अब जो NCERT में दिया हुआ है उसको देना चाहिए, तो पता नहीं कहाँ से ये नया शब्द लिया है निष्प्रभावीकरण, कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। आप हमेशा इंग्लिश में चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही दिया जाएगा, क्योंकि इंग्लिश नहीं चेंज किया जा सकता, हिंदी चेंज कर देते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, उदासीनीकरण बोलते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है संयोजन में क्या होता है, तो संयोजन में संयोजन होगा जुड़ेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सिंपल में H2+O2 Mg+O2 ये सब संयोजन के हो गए। विघटन में जो है विघटन होगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो ये CaO और CO2 में टूटता है हीट करने पर, गर्म करने पर, तो ये सब विघटन के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो है अब विघटन का इंग्लिश यहाँ पे डिसोल्यूशन दिया गया, तो डिसोल्यूशन थोड़ा सा अलग होता है। बाकी हमने जो आपको बताया है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बताया, तो डिकम्पोजिशन को वियोजन बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। बाकी आप एक बार हिंदी में आपको जो मतलब नोट्स दिए गए हैं NCERT के, वहाँ से आप एक बार हिंदी में चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार हम हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए आप परेशान मत होइएगा। एक बार कहीं दिक्कत आए तो आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये तो क्लियर है कि उदासीनीकरण बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका इस्तेमाल करती हैं, तो ऊर्जा उत्पादन के लिए जो सेल्स होती हैं वो ग्लूकोज का इस्तेमाल करती हैं। तो मान लीजिए आप खाए पिए लेकिन एक दिन नहीं खाएं, तो उस केस में क्या होगा, तो जो आपके सेल्स में जो मतलब आपके बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर्ड होगा, तो सेल्स जो होंगी उनका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। बाकी अगर लगातार खाते पीते रहेंगे तब तो होता रहेगा। मान लीजिए आप नहीं खा रहे हैं तो कोशिका क्या करेंगी, आपको ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगी, जो पहले से आपने बचा उचा के रखा है खा पी के, तो ग्लूकोज का जो है इस्तेमाल करती हैं। आगे बढ़ते हैं, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या होता है, तो पीयूष ग्रंथि का जो कार्य होते हैं, पीयूष ग्रंथि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई सारे कार्य करती है। तो सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करती है, शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, क्योंकि कई सारे जो ग्रंथ, जैसे थायराइड ग्रंथि है तो उसको ये रेगुलेट करती है। तो इसी प्रकार जो है, और एक हिसाब से देखेंगे पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, तो चूंकि वृद्धि में सभी अंगों में वृद्धि की प्रोत्साहित करती है, तो इसमें भी कुछ हद तक, काफ़ी हद तक रोल होता है इनका डायरेक्ट इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे तीनों ही यहाँ पे सही मान सकते हैं, हम तीनों ही सही मान सकते हैं, तो यहाँ आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, तो ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, रट ही लीजिए। पोन्स मेडुला सेरेब्रम क्लास 10th NCERT से आपको दिया गया है। तो मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, तो पोन्स मेडुला और सेरेब्रम। आगे बढ़ते हैं, धातु निष्कर्षण में किनका प्रयोग किया जाता है, तो अब यहाँ पे प्रश्न आपको TRE 2.0 के हैं, PRT की जो प्रश्न वो मिले। इसके बाद हम फिर TRE 3 पे आ जाएंगे, लेकिन 6 से 8 का देखेंगे। TRE 3 का जो PRT का पेपर वो हम कल देख लेंगे, बाकी TRE 2 का 6 से 8 वाला भी हम कल साथ में देख लेंगे। तो धातु निष्कर्षण में, मेटल एक्सट्रैक्शन में किसका उपयोग करते हैं, तो कोक का करते हैं, हमने आपको NCERT में पढ़ाया भी है। आगे बढ़ते हैं, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है, तो पता ही है आपको, बैगनी है। अगर मान लीजिए बैगनी नहीं दिया होता तो नीला आंसर हो जाता, लेकिन बैगनी दिया गया तो बैगनी ही होगा, बिब ग्योर, यहीं से याद रख लीजिए। बाकी हमने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया है। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, तो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का जो मतलब जब हम फार्मूला देखते हैं तो रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, और L/A नीचे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे हुआ है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। फिर से समझ लेते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L लिख सकते हैं, और आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के क्या होगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन यहाँ पे समानुपाती पूछा है, तो समानुपाती किसके होगा, उसके लंबाई के। तो आर जो है समानुपाती है लेंथ के, लंबाई के, तो यहाँ आंसर हो जाएगा उसकी लंबाई के। अगर यहाँ पे पूछता है आपसे व्युत्क्रम अनुपाती है, व्युत्क्रम अनुपाती, तब यहाँ आंसर आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के होता है, यानी आर जो है व्युत्क्रम अनुपाती है अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के। क्लियर है ये प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या होते हैं, तो यहाँ पे आंसर है फास्फोरस। तो ध्यान रखिएगा, फास्फोरस होता है, और हमने आपको NCERT में इसको पढ़ाया भी है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, तो एथेनॉल जो होता है C2H5OH ये प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। जहरीली शराब पूछे तो मेथनॉल, जहरीली शराब किसको बोलते हैं, तो मेथनॉल को बोलते हैं। खतरनाक होता है, जानलेवा होता है। फिर किसी ईंधन की दक्षता को हम किसके संदर्भ में व्यक्त करते हैं, तो ये आपको पढ़ाया गया है NCERT में, कैलोरी मान के, से 8th NCERT में शायद आपको पढ़ाया गया है। तो किसी ईंधन की जो दक्षता होती है वो उसके कैलोरी मान में व्यक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती, क्योंकि टिन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है।
निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और नहीं रिपीट होते हैं तो उससे रिलेटेड रिपीट होते हैं, इनडायरेक्टली रिपीट होते हैं। तो इसलिए आप विश्वास करके जितना अभी तक आपको पढ़ाया गया एकलव्य सीरीज को फॉलो कीजिए। जो नए हैं 2000 PIQs में मत फंसिए, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा आपका। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2000 PIQs अब मत देखिए, अब आपको एकलव्य सीरीज ही फॉलो कीजिए, कम टाइम में खत्म हो जाएगा बार बार। इसके अलावा जो शॉर्ट्स आपको दिए जा रहे हैं उनको फोकस करिए, शॉर्ट्स फोकस करिए। उसके अलावा कुछ सेक्शंस में हमने आपको करंट के क्वेश्चंस दिए हैं, मई का लगभग पूरा हो गया, देख लीजिए। और आज रात तक हम कोशिश करके अप्रैल का भी पूरा कर देंगे, 1-2 दिन में सब समाप्त हो जाएगा। बस आपको उतने प्रश्न रट के चले जाना, अगर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। आप अपने सब्जेक्ट और GS मैथ पे फोकस करिए, बाकी और इधर उधर में मत पढ़िए। करंट अफेयर में से कभी किसी का सिलेक्शन ना रुका है ना हुआ है, करंट अफेयर अलग ही होता है। तो वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ के प्रश्न बना दे। जो संभावित प्रश्न हमने आपको करंट अफेयर्स के वो दे रखे हैं, तो आप उनको देख लें। बाकी हम कोशिश करके आपको 2 दिन के अंदर कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? तो यहाँ आंसर है ड्रिप प्रणाली। ड्रिप प्रणाली जो है जो है पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं, आधुनिक सिंचाई पद्धति है। और ड्रिप प्रणाली के अलावा जो है स्प्रिंकलर सिस्टम भी है, स्प्रिंकलर सिस्टम भी है जो आधुनिक सिंचाई पद्धति में आता है। तो कौन सा पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? तो ड्रिप यहाँ पे नहीं है। बाकी खंदक चेन मोट प्रणाली ये सब जो है पारंपरिक सिंचाई पद्धति में आती हैं। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की जो संख्या होती है 1 जोड़ा होती है, 2 होते हैं कुल मिला के, तो 1 जोड़ा हो गया आंसर यहाँ पे। सिंपल प्रश्न है। मानव कान का श्रवण प्रास क्या? तो हमने आपको NCERT में पढ़ाया, क्लास 9th याद कीजिए, क्लास 9th NCERT जिन्होंने भी किया है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसके अलावा 20 हर्ट्ज से जो कम होता है उसको क्या बोलते हैं हम? अवश्रव्य बोलते हैं, अवश्रव्य बोलते हैं, इंफ्रासोनिक बोलते हैं, इंग्लिश में इंफ्रासोनिक बोलते हैं, अवश्रव्य बोलते हैं 20 हर्ट्ज से कम। 20,000 हर्ट्ज से जब अधिक होता है उसको क्या बोलते हैं? पराश्रव्य बोलते हैं, पराश्रव्य ध्वनियाँ बोलते हैं। और पराश्रव्य ध्वनि का बात करें तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, और जो है इसको हम अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। और वहाँ पे हमने आपको कुछ उदाहरण दिए थे, तो आप उन उदाहरणों पर फोकस करें। और अगर अवश्रव्य की बात करें तो अवश्रव्य ध्वनियाँ कौन निकालते हैं? इंफ्रासोनिक ध्वनियाँ कौन निकालते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड निकालते हैं। अवश्रव्य ध्वनियाँ कौन कौन? तो 3 उदाहरण हमने आपको दिया था, एक दिया था गैंडे का, राइनोसोरस का, और इसके अलावा हमने आपको बताया था वेल, और जो वेल मछली होती है, वेल मछली और हाथी। तो ये तीनों जो है निकालते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, या इंफ्रासोनिक या अवश्रव्य जो है तरंगे या वेव्स या ध्वनियाँ। इसके अलावा बात करें तो हमने आपको जो है पराश्रव्य के लिए 3 उदाहरण बताए थे। पराश्रव्य ध्वनियाँ कौन कौन निकालते हैं? तो पराश्रव्य ध्वनियाँ जो 20,000 हर्ट्ज से या 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, तो उसमें जो हमने आपको बताया था डॉल्फिन, याद रख लीजिए, पूछा जाएगा। डॉल्फिन, चमगादड़, बैट्स और पॉरपॉइस करके एक जानवर होता है, पॉरपॉइस। तो ये 3 उदाहरण पराश्रव्य ध्वनियाँ निकालते हैं। और बाकी जो मानव कान का श्रवण प्रास होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, इससे कम नहीं सुन सकता, इससे ज़्यादा नहीं सुन सकता। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो हमने आपको बताया था कि विबग्योर। सबसे उच्चतम ऊर्जा किसमें होती है? वायलेट में होती है। सबसे कम ऊर्जा किसमें होती है? रेड में होती है। तो चूंकि यहाँ पे नीला नहीं दिया गया है, मतलब वायलेट नहीं दिया गया, वैगनी नहीं दिया गया, तो यहाँ आंसर आपका नीला प्रकाश। आपको इतना चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि उच्चतम पूछे, सर्वाधिक पूछे, मैक्सिमम पूछे, आपको 3 ऑप्शंस में से देखना, ये इसको छोड़ दीजिएगा। अगर इसके चक्कर में आप पढ़ें तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रहना चाहिए। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जब भी पूछा जाता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये आपका आयोग चेक कर रहा होता है। अब यहाँ पे विबग्योर था, तो आप अगर मान लीजिए रट के गए कि विबग्योर का सबसे ज़्यादा होता है, तो आप नीला प्रकाश को गलत मान लोगे, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर लगा दोगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि विबग्योर के बाद, तो विबग्योर में बी के बाद आई आता है, फिर बी आता है, तो वायलेट ब्लू आता है 3रे नंबर पे। लेकिन यहाँ चूंकि ना बी है ना आई है, ना वायलेट दिया गया ना इंडिगो दिया, तो वायलेट ब्लू दिया गया, तो ब्लू यहाँ पे। तो दिए गए विकल्पों में से आपको चुनाव करना रहता है। उच्चतम ऊर्जा यहाँ पे वायलेट का होता है, वायलेट नहीं तो इंडिगो है, इंडिगो नहीं तो ब्लू है। तो नीले प्रकाश का उच्चतम ऊर्जा हो जाएगा दिए गए विकल्पों में से। रेड का सबसे कम होता है। आगे बढ़ते हैं। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो आपको रटा है कि ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। पेंसिल लेड का बनाने के लिए हम ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण कितना होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हमने आपको गलत बता दिया था, उपयुक्त में से कोई नहीं बता दिया था, थोड़ा हमें भी कन्फ्यूजन हो गया था। और इस प्रश्न का सही आंसर 60 डिग्री है। आइए उसको समझ लेते हैं। कई बार क्या होता है कि दिमाग उस डायरेक्शन में काम नहीं करता, क्वेश्चन को जो है पढ़ने का एक तरीका होता है, वहीं कहीं कहीं गलती हो जाती, तो वहाँ से गलती सभी से हो सकती है, उसको एक्सेप्ट करने में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको सही आंसर पता होना चाहिए एग्जाम के लिए, कि अगर दोबारा आए ऐसा प्रश्न तो आप गलत ना करें। यहाँ पे बोला गया कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। ये दर्पण है और ये जो है नॉर्मल है।
तो नॉर्मल को हम अभिलंब बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, नॉर्मल जो होता है उसको अभिलंब बोलते हैं। जो आपतित है, ये रे है, किरण आ रही है, इसको हम आपतित है। तो प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। तो 30 डिग्री ये वाला पार्ट है। हमने पिछली बार आपको जब समझाया था तो ये वाला पार्ट मान लिया था, ये हमने गलती की थी। तो यहाँ पे प्रकाश की किरण दर्पण पर, तो प्रकाश की किरण और दर्पण तो इधर है ना, इधर तो है नहीं, तो दर्पण इधर है। तो दर्पण और किरण के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का बन रहा है। अब ये जो है ये आपतित कोण बोलते हैं, इसको आपतित किरण बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, और इसको हम रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण बोलते हैं। तो और ये एंगल आई होता है और एंगल आर होता है। क्लियर है आपको? अब यहाँ पूछा गया है कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये अभिलंब है और ये परावर्तित है। तो अभिलंब परावर्तित है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये इतना एंगल 30 डिग्री था, ये पूरा एंगल कितना होता है? आप कहेंगे ये तो 90 डिग्री होता है। ये पूरा अगर ऐसे कुछ बना है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये कितना है? समकोण है, ये 90 डिग्री है। तो अगर ये पूरा 90 है तो ये 30 है, तो ये आई कितना हो जाएगा? तो 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और आपको पता है जो परावर्तन का नियम होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। तो आई जितना होगा एंगल आर भी उतना होगा। तो अभिलंब ये है, परावर्तित ये, तो अभिलंब और परावर्तित के बीच का जो कोण होगा वो 60 डिग्री होगा। क्योंकि आई भी 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। क्लियर है आपको? उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया। राइट आंसर इसका 60 डिग्री है। हमने पिछली बार गलत बता दिया था, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। एक बार हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं कि अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा सा आप लोग भी, जिसको समझ में आ गया वो ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे अभिलंब किरण, ये अभिलंब बोलते हैं इसको, परावर्तित ये हो गई, और जो ये आपतित किरण हो गई, यहाँ पे बना लिखा भी है तो उसी से हम सेट कर दे रहे हैं। आपतित किरण हो गई, अभिलंब हो गई परावर्तित। आपतित हुई है 30 डिग्री के कोण पे। मिरर दर्पण इधर है, तो दर्पण से 30 डिग्री बना रहा है। ये पूरा एक समकोण होता है, ये पूरा एक समकोण होता है। ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और यही एंगल आई होता है और ये एंगल आर होता है। तो एंगल आई और एंगल आर। और यहाँ पूछा अभिलंब और परावर्तित के बीच का कोण कितना होगा। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण यानी आर पूछा है, तो एंगल आई 60 है तो एंगल आर भी 60 होगा, क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है परावर्तन के नियम में। तो यहाँ पे आंसर 60 डिग्री होगा। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। और शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। चैनल को आपके सहयोग की जो है बहुत ज़रूरत है। आप में से कई सारे लोग जो है, हम उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम लोगों का पेपर अच्छा हो, आपकी जॉब लगे। हमारी तरफ से शुभकामनाएं सभी को हैं। अच्छे से आप मेहनत कीजिए, जो आपको बताया गया, बहुत ज़्यादा भटकिए मत। और बस ये सोचिए कि अगर हमने आपके लिए इतने कम समय में इतना मेहनत किया है तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं। तो आप उस संदर्भ में TRE 4 के जितने भी अभ्यर्थी हैं, अभी नहीं, जब एग्ज़ाम आपका हो जाए उसके बाद आप जरूर रिकमेंड करें। आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? तो आहार नली के दीवारों के संकुचन और विस्तार की जो गति होती है, इसको हम क्रमानुकुंचन कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न जो है 6 से 8 TRE 2 में मैथ साइंस में पूछा गया था, वहाँ से ये PRT में कॉपी कर लिया गया था। तो 14 तारीख को पेपर हुआ था PRT का, 9 दिसंबर को पेपर हुआ था 6 से 8 का, वहाँ ये प्रश्न पूछा गया था। सेम टू सेम प्रश्न यहाँ भी पूछ लिया गया। तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि अगर आप PRT के तो 6 से 8 तक का तैयार कीजिए, अगर आप 6 से 8 वाले तो PRT से लेकर TGT तक का सॉल्व कीजिए। ये तरीका है। तो आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्रमानुकुंचन कहलाती है। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो आप ये प्रश्न TRE 1 में देख लिया है। तो पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? तो सबसे कम घर्षण की बात करें तो जो रोलिंग घर्षण होता है, रोलिंग यानी कोई चीज़ रोल करके जा रही है, जैसे बॉल है तो बॉल जो है रोल करके जाएगी और फिसलन में स्लाइड करके जाएगी। तो स्लाइड करने में क्या होता है, जो सतह होता है उससे जो घर्षण लगता है, लेकिन रोलिंग घर्षण सबसे कम घर्षण इस्तेमाल करता है। तो रोलिंग घर्षण में घर्षण सबसे कम होता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा रोलिंग घर्षण। आपको हमने क्लास 8 NCERT में फिजिक्स में पढ़ाया भी है इसको। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक जो है पीला तारा है। सूर्य एक पीला तारा है, ये आपको पता है, ये प्रश्न भी पूछा गया था। और बाकी हमने जो है ग्रहों के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाया। आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं, बाह्य ग्रह कौन से होते हैं, सब हमने आपको समझाया है। तो आप आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो 6 से 8 साइंस का जो पेपर हुआ था, इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न आपके लिए। और देखिए PRT वालों, क्या आपको लगता है कि आपके लेवल का नहीं है प्रश्न ये? बाकी 6 से 8 वालों का तो पेपर है ही। निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्वभाव से अम्लीय है? स्वभाव से अम्लीय है चूने का पानी का फार्मूला क्या होता है लाइम वाटर का? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप खुद बताइए, जहाँ OH आयन आ गया, जहाँ OH भैया आ गए, वो क्या होता है? क्षारक होता है। जहाँ OH आ गए वो क्षारक होता है, बेस होता है। मानव रक्त, अभी आपने देखा था
प्रश्न। तो अब 6 से 8 वाले समझिए कि अगर आप पीआरटी के क्वेश्चंस करके जाएंगे तो आपको 6 से 8 में फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। मानव रक्त का हमने देखा है अभी टीआरई 1 वाले पेपर में आज ही के वीडियो में 7.4 होता है। तो 7.4 इसका होता है चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर मान लीजिए आपको नहीं भी पता है तो OH है, OH जहाँ पे हो गया वो क्षार होगा ही होगा 100%। ये क्लियर है आपको। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है तो उसका होता है 10, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी इसी के आसपास होगा। और तो यहाँ पे जो है कौन सा अम्लीय होगा, नींबू का रस। और नींबू के रस का हमने आपको बताया था कितना होता है एनसीईआरटी में जो आपको दिया गया है 2.2, और ये स्वभाव से अम्लीय होगा यानी 7 से कम है, और बाकी ये 7 से ज़्यादा है, लगभग 10 के आसपास होगा। मानव रक्त 7.4 के आसपास होगा। एक बार चूने का पानी का आप चेक कर लीजिएगा गूगल करके। फिर अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपने ये प्रश्न भी पीआरटी में देख लिया है। देखिए 2 प्रश्न लगातार आपको 15 मार्च वाले पेपर में 6 से 8 वालों को पीआरटी से मिल गए हैं। इसीलिए हम आपसे बताते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस, और जो हम आपको बता रहे जितना बता रहे कुछ जो है अनुभव के आधार पे बता रहे हैं, आप उतना करके जाइए। इधर उधर के नए नई चीज़ों में मत फंसिए, लास्ट टाइम में बड़े बड़े मैराथन में मत फंसिए। बार बार हम आपसे कहें जो पढ़ाया गया उतने को रिवाइज कर जाइए, आपका काम हो जाएगा। और आप भटकते रहेंगे तो फिर एग्ज़ाम वाले दिन आपको पता ही चलेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखिए, और जो कल आपको बेस्ट स्ट्रेटजी बताएगी 10 दिनों के लिए उसको अच्छे से फॉलो करें। और देख लीजिए 10 दिन है आपके पास, या तो अच्छे से पढ़ लीजिए या तो एक्सक्यूज़ दे लीजिए। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि अच्छे से पढ़ लीजिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा वाकई में, और एक बार नौकरी लग गई तो लग गई, दोबारा कब लगेगी आपको भी पता है। तो इस चीज़ को आप समझिए। तो अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, इस प्रक्रिया को हम निष्प्रभावीकरण कहते हैं, इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और वैसे उदासीनीकरण इसको बोला जाता है, असली नाम इसका उदासीनीकरण, लेकिन निष्प्रभावीकरण यूज़ किया तो कोई बात नहीं। तो जो है ध्यान रखिएगा। बाकी एग्जाम्पल हमने ऊपर दे ही दिया आपको। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। तो ये आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से क्वेश्चन लिया गया। तो यहाँ पे आंसर है पोटेशियम। तो जो पोटेशियम होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। और जब पोटेशियम के बाद हम नीचे की तरफ आते हैं तो जो है सोडियम पड़ता है, तो सोडियम जो है वो आसानी से मुक्त नहीं करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पोटेशियम। और प्रश्न याद रखिएगा, हो सकता है हूबहू रिपीट हो जाए। अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना दी थी। तो चूने के पानी को हम बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी या बुझा हुआ चूना, इसके साथ में जब हम CO2 गैस को रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और यही जो है CO2 जो है कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करवा के चूने के पानी को क्या कर देती, दूधिया कर देती। तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। NCERT में पढ़ाया भी गया आपको। प्रकृति में मुक्त दशा में पाई जाने वाली धातु है। तो मुक्त दशा में, और हमने आपको यहाँ बताया था कि सोना भी आंसर होगा, तांबा भी होगा। और क्यों होगा ये भी बताया था, क्योंकि NCERT में साफ साफ लिखा है कि प्रकृति में मुक्त दशा में सोना भी पाया जाता है, चांदी भी पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है। और इसके अलावा आपको ये भी बताया गया था तांबा ऑक्साइड के रूप में भी पाया जाता है, तांबा ऑक्साइड के रूप में भी पाया जाता है। तो तांबा जो है मतलब कंबाइंड स्टेट में भी, संयुक्त स्टेट में भी पाया जाता है। तो तांबा दोनों में पाया जाता है। लेकिन यहाँ अगर प्रश्न होता है प्रकृति में केवल मुक्त दशा में, केवल मुक्त दशा में पाई जाने वाली धातु, तब यहाँ आंसर आपका सोना होता। तब तांबा नहीं माना जाता, लेकिन केवल नहीं लगा तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे दोनों मानना चाहिए हमारे हिसाब से। तो यहाँ उपयुक्त में से एक से अधिक है। कई लोगों ने एक ही आंसर बताया है, तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। हमने अपना आपको लॉजिक बता दिया, NCERT में भी ये चीज़ लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। क्लास 10 NCERT में बहुत अच्छे से समझाए हैं। और ऊष्माक्षेपी, और इसमें हमने आपको बताया था कि जो है जो श्वसन होता है, ध्यान रखिए श्वसन क्या होता है, ऊष्माक्षेपी का उदाहरण होता है, पूछा जाएगा बार बार, याद रखिएगा। फिर है हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने का वाला उत्प्रेरक क्या है। तो हमारे शरीर के अंदर भोजन का ब्रेक डाउन करने वाले जो उत्प्रेरक होते हैं पाचक एंजाइम होते हैं। या आपने शायद हेडमास्टर या हेड टीचर वाले में भी हमने आपको एक प्रश्न कराया, वहाँ पूछा गया। तो देखिए कॉपी होते रहते हैं, आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड होना चाहिए। जब आप एग्जाम हॉल में इंटर कर रहे हो तो आप इतना प्रैक्टिस करके जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, क्यों रटे हों आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो एक आराम से हो जाए प्रश्न, वहाँ पे आप गलत ना करें। तो हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं इनको। सिल्वर ब्रोमाइड का रंग क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का आप वैसे रंग चेक करने जाएंगे तो पेल येलो होता है, पेल येलो होता है। और यहाँ चूँकि पेल येलो नहीं दिया गया है तो आप जो है आयोग या तो सफ़ेद मानेगा या तो कोई नहीं मानेगा, तो सफ़ेद भी मान सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर हमने आपको सफ़ेद बताया। लेकिन अगर पेल येलो रहता है कलर सिल्वर ब्रोमाइड का तो आपको पेल येलो ही मानना है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे जो है सिल्वर क्लोराइड पूछ ले आपसे, सिल्वर क्लोराइड पूछ ले, AgCl पूछ ले, तो सिल्वर क्लोराइड का अगर कलर जो होता है तो वो एक्चुअल में सफ़ेद होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का पेल येलो होता है, पीला नहीं होता है लेकिन पेल येलो करके होता है। तो पेल येलो, पीले से थोड़ा सा हल्का करके, तो पेल येलो कलर होता है सिल्वर ब्रोमाइड का, या पेल वाइट भी बोलते हैं इसको।
और इस प्रश्न में ध्यान रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड पूछा गया तो आंसर सफ़ेद ही आपको मानना है। अगर ये 3 ऑप्शन इस पे रिपीट हो जाते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड का कलर आपको सफ़ेद ही मानना है। जब तक आपको पेल येलो नहीं दिया जाता है तब तक आपको इसमें नहीं पढ़ना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। और हम एक एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का कलर आपका आयोग जो है वो सफ़ेद ही मानेगा। आप इसमें कन्फ्यूज ना हो। आप गूगल करिएगा, पेल येलो दिखाएगा, आपको कहीं कहीं वाइट भी दिखाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, सफ़ेद जो सिल्वर ब्रोमाइड का कलर सफ़ेद होता है। इसके अलावा सिल्वर क्लोराइड का भी कलर सफ़ेद होता है, AgCl का भी कलर सफ़ेद होता है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। AgBr में कन्फ्यूज़न है, लेकिन दिए गए विकल्पों में अगर सफ़ेद दिया तो आपको सफ़ेद ही मानना पड़ेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। और यहाँ पे जो है एक चीज़ और ध्यान रखना है कि AgCl और AgBr है, इनका जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में। और ये जो अभिक्रिया होती है ये बनता है Ag + Cl2, Ag + Br2, 2 आगे लगा दीजिए, Br2 बनता है। तो इस अभिक्रिया का प्रयोग हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं। ये हमने आपको क्वेश्चन भी दिया था। तो ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में जो है श्याम श्वेत फोटोग्राफी कह लीजिए, तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में इन दोनों अभिक्रियाओं का प्रयोग करते हैं, AgCl का और AgBr का। इनका डिकम्पोजिशन कराते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी द्रव्य का दूसरे द्रव्य में फैलाव के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? तो किसी द्रव्य का दूसरे द्रव्य में फैलाव के लिए हम पायसन शब्द का प्रयोग करते हैं। और हमने आपको इसको NCERT में भी बताया था, इमल्सन जब पढ़ाया था। तो इमल्सन जो है इसको पायसन बोलते हैं। तो इमल्सन क्या होता है? तो लिक्विड में जब लिक्विड मिला होता है तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पायसन इमल्सन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो प्रतिक्रिया की दर को यहाँ पे जैसे रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, तो प्रतिक्रिया की दर को जो धीमा करता है वो समांगी उत्प्रेरक माने जाते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो होमोजीनियस जो कैटलिस्ट होते हैं वो प्रतिक्रिया की दर को धीमा करते हैं। इसके अलावा उत्प्रेरक जो होते हैं, कैटालिटिक प्रमोटर्स होते हैं, वो जो है रिएक्शन रेट को बढ़ा देते, तेज कर देते हैं। और इसके अलावा जो असमांगी होते हैं, हेटेरोजीनस कैटलिस्ट, तो हेटेरोजीनस या तो बढ़ाएंगे घटाएंगे, लेकिन अगर प्रतिक्रिया की दर की बात करेंगे धीमा करने की, तो ये समांगी उत्प्रेरक में जाएगा आंसर। तो होमोजीनियस कैटलिस्ट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लियोफोबिक कलिल का उदाहरण नहीं है? तो लियोफोबिक कलिल की बात करें यहाँ पे, तो लियोफोबिक कलिल का उदाहरण नहीं है सोडियम क्लोराइड घोल। तो सोडियम क्लोराइड जो है ये लियोफिलिक होता है। तो लियोफिलिक होता है। लियोफिलिक का मतलब होता है कि पानी में आसानी से कौन घुल जा रहा है। तो सोडियम क्लोराइड बहुत आसानी से घुल जाता है। तो सोडियम क्लोराइड का जो घोल होता है वो लियोफिलिक होता है। और जो स्वर्ण घोल और सल्फर घोल होता है ये पानी से भागता है, पानी का इसको फोबिया होता है। जिनको पानी का फोबिया होता है उनको हम लायोफोबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लायोफोबिक। जिनको पानी से फोबिया होता है लायोफोबिक बोलते हैं। तो लायोफोबिक हो गया यहाँ पे। तो स्वर्ण घोल और सल्फर घोल लायोफोबिक है। और पूछा कौन सा लायोफोबिक कलिल का उदाहरण नहीं, तो आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड घोल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शोषण का उदाहरण है? तो शोषण का मतलब है यहाँ पे जॉर्प्सन, SORPTION, जॉर्प्सन है। और यहाँ पे आंसर है स्याही में डूबा कॉटन। तो स्याही में जो डूबा हुआ कॉटन होता है इसमें 2 प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो होता है एब्जॉर्प्शन भी होता है, और एक होता है एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन होता है। तो ये दोनों चीज़ें जब होती तो उसको हम जो है जॉर्प्शन बोलते हैं। तो जॉर्प्शन के अंतर्गत एब्जॉर्प्शन भी आता है, एडजॉर्प्शन भी आता है। और स्याही में डूबा हुआ कॉटन ये दोनों चीज़ें दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। आगत और निर्गत शिराएँ मिलती हैं। तो आगत और निर्गत शिराएँ जो मिलती हैं वो मिलती हैं केंद्रीय शिरा तंत्र में। NCERT से प्रश्न लिया गया ये आपका, और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केंद्रीय शिरा तंत्र। और इसके अलावा जो है केंद्रीय शिरा तंत्र नहीं दिया रहेगा तो स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है। तो स्पाइनल कॉर्ड दे, और या फिर जो है केंद्रीय शिरा तंत्र दे, तो दोनों आंसर होंगे। तो आगत और निर्गत शिराएँ जो मिलती हैं, इनपुट और आउटपुट नर्व्स मिलते हैं, वो केंद्रीय शिरा तंत्र में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। रतौंधी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए का केमिकल नाम ही रेटिनॉल होता है, और रेटिनॉल की कमी से रतौंधी होती है। फिर अगला प्रश्न, भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं में किस क्रिया के द्वारा मुक्त की जाती है? तो भोजन में संग्रहित ऊर्जा जो होती है शरीर की कोशिकाओं में श्वसन की प्रक्रिया द्वारा मुक्त की जाती है। तो ये हमने आपको श्वसन का उदाहरण देते समय बताया भी था, पढ़ाया भी था वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। बाकी आप श्वसन का जो एग्जाम्पल, जो रिएक्शन होता है 6 से 8 वाले, वो ज़रूर याद रखें। सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? तो सर्दी जुकाम वायरस के कारण होता है। ये हमने आपको पढ़ाया है। तो सर्दी जुकाम वगैरह किसके उदाहरण होते हैं? ये वायरस की वजह से होते हैं।
कान के ड्रम का कंपन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतीत होता है? तो कान के ड्रम का जो कंपन होता है वो ध्वनि तरंगों के कारण प्रतीत होता है। सिंपल में आप समझ लीजिए, डीजे के पास में आप खड़े हैं, डीजे बहुत तेज बजेगा तो आपके कान के पर्दे हिलने लगेंगे, तो कान के ड्रम का जो कंपन होगा वो ध्वनि तरंगों के, क्योंकि जो ध्वनि आ रही है, जो ध्वनि फील हो रहा है आपको, ध्वनि तरंगे जो फील हो रही हैं तगड़ी तगड़ी डीजे की, तो वो आपके कानों पर असर कर रही हैं। तो कान के ड्रम का जो कंपन होता है वो ध्वनि तरंगों के कारण हमें महसूस होता है। मानव शरीर में श्वसन रंजक क्या है? तो श्वसन रंजक जो है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, ये आपको पता है। बाकी अगर लेग्यूमिनस प्लांट में पूछेगा, फलीदार पौधों में पूछेगा, तो वहाँ लेग होमोग्लोबिन नाम का वर्णक पाया जाता है। ये भी आपको प्रश्न पूछा गया है 6 से 8 में। फिर अगला प्रश्न है, एक कोशिका मोटी वाहिकाओं को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैपिलरीज। तो एक कोशिका मोटी वाहिकाओं को कोशिका कहते हैं। क्लास 10th NCERT में दिया गया इसके बारे में, तो कैपिलरीज कहते हैं। फिर विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए PRT से रिपीट हुआ प्रश्न, कोबालामिन कहते हैं। और देखिए मतलब आयोग चाहता तो कोई दूसरा भी प्रश्न दे सकता था, लेकिन पास्ट में उसने पूछा तो सोचा ला कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं, तो आलस भी होता है इन लोगों को। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रटे होने का, पढ़े होने का क्या फ़ायदा होता है। निम्नलिखित में से विटामिन A का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो आंसर है यहाँ पे मछली का तेल। तो मछली का तेल जो होता है वो विटामिन A का अच्छा स्रोत माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का है? तो गर्म खून का यहाँ पे बात करें तो कबूतर जो गर्म खून का माना जाता है। और इसके अलावा बात करें तो जो टोड है, मगरमच्छ है, तो ये सब कोल्ड ब्लडेड माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? कोल्ड ब्लडेड। कबूतर और मानव वगैरह भी जो है, मानव भी क्या माने जाते हैं? वार्म ब्लडेड माने जाते हैं, वार्म ब्लडेड माने जाते हैं। गर्म खून वाले मतलब यहाँ पे तो गर्म खून वाले माने जाते हैं। वार्म ब्लडेड हम भी हैं, कबूतर भी हैं। बाकी मगरमच्छ और दादुरी कोल्ड ब्लडेड में आते हैं। अगला प्रश्न, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? तो ये हमने आपसे इससे रिलेटेड आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैराथन में कराया है, आपको याद होगा। तीखापन किसके कारण होता है? कैप्सिसिन के कारण होता है। तो यहाँ पे जो है कैप्सिसिन या कैप्साइसिन के कारण होता है। इंग्लिश में ध्यान रखिए, कैप्साइसिन। तो कैप्साइसिन के कारण मिर्च में तीखापन होता है। बाकी हमने इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस कराए, तो उनको भी आप तैयार कर लीजिएगा, अगली बार के लिए आपको पूछा जा सकता है। नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हमने आपको बहुत बार पढ़ाया, बहुत बार समझाया है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। तो N2 को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया, N2 गैस को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। निट्रिफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं, निट्रिफिकेशन या नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। इसका उल्टा जो होता है वो होता है नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में वापस से कन्वर्ट कर देना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देना, इसको बोलते हैं निट्रिफिकेशन का उल्टा। तो निट्रिफिकेशन का उल्टा क्या हो जाएगा? डी निट्रिफिकेशन। तो डी लगा दीजिए आगे यहाँ पे, तो डी निट्रिफिकेशन है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ डी निट्रिफिकेशन। तो डी निट्रिफिकेशन में नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो डीएनए का कौन सा भाग यहाँ पे प्रोटीन की सूचना देता है? तो यहाँ पे आंसर है जीन होता है। तो जीन जो है डीएनए का भाग होता है जो प्रोटीन की सूचना देता है। हमने आपको शायद गलती से कहीं पे इसका आंसर क्रोमोसोम किसी अदर उसमें बताया था, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। तो डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो आंसर है जीन। तो ध्यान रखिएगा, जीन जो है भाग होता है जो आपको सूचना देता है। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला प्रश्न है, माता पिता से संतति में पहुँचने वाले लक्षण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको रटा ही आनुवंशिकता कहते हैं। 1 किलोग्राम सन्निहित का पिंड पृथ्वी द्वारा निम्नलिखित में से किस बल के द्वारा आकर्षित किया जाता है? तो 1 किलोग्राम पिंड है, 1 किलोग्राम का पिंड है, और इसमें जो सिंपल सा फार्मूला होता है F बराबर 1 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ms-2 और 1 kg को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो kg पर मीटर स्क्वायर। तो kg ms-2 तो ms-2 इसको हम न्यूटन बोलते हैं। तो इसीलिए जो है 9.8 इंटू 1 9.8, तो 9.8 न्यूटन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, F बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन या मास इंटू ग्रेविटी, G हो गया। तो F बराबर है मास कितना 1 kg का है, और G कितना होता है आप कहेंगे 9.8, ये तो आपको बताया नहीं जाएगा, आपको पता होना चाहिए। तो G बराबर मान होता है 9.8 ms-2। अब हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 9.8 kg ms-2, और ms-2 को हम न्यूटन लिखते हैं सिंपली। तो 9.8 न्यूटन इस प्रश्न का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, कृत्रिम जीन किसने पैदा किया था? तो कृत्रिम जीन, आर्टिफिशियल जीन पैदा किया था हरगोबिंद खुराना ने, भारत के थे और काफ़ी फेमस है, इनको नोबेल प्राइज़ वगैरह भी मिला है। तो कृत्रिम जीन इन्होंने पैदा किया था हरगोबिंद खुराना जी ने। ध्यान रखिएगा आगे के लिए भी, और ये ऐसे प्रश्न जो है ये PCS वगैरह में पूछे गए हैं पहले भी।
और ये प्रोटीन के निर्माण से भी इनको देखा जाता है कि इन्होंने आर्टिफिशियल प्रोटीन का भी निर्माण किया, तो प्रोटीन का निर्माण भी इन्होंने किया और जीन, कृत्रिम जीन भी इसी की मदद से इन्होंने पैदा किया था इसी प्रक्रिया में। फोटोवोल्टेइक प्रभाव की अवधारणा किसने दिया था? तो फोटोवोल्टेइक प्रभाव की जो अवधारणा दिया था ये हमने आपको बताया, कितने दिया? एडमंड बेकरेल। एनसीईआरटी में हमने आपको बताया भी है कि फोटोवोल्टेइक इफेक्ट, फोटोवोल्टेइक इफेक्ट किसने दिया? तो फोटोवोल्टेइक इफेक्ट दिया एडमंड बेकरेल ने। और 6 से 8 वालों, जैसा आपका 15 मार्च को पेपर आया था, अगर आप 10th एनसीईआरटी तक भी अच्छे से तैयार कर ले जाओगे, एक एक चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो और जो हमने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, बाकी एक क्लास में देख के हम आपको जो क्वेश्चंस कंप्लीट करा देंगे, आप उतना तैयार करके जाएंगे और कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर रहेंगे तो आपके बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और बाकी पीआरटी वाले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जितना आपको एनसीईआरटी अभी तक पढ़ा दिया गया आप उतने पे फोकस करिए, बाकी शॉर्ट्स वगैरह के माध्यम से आपको कंप्लीमेंट किया ही जा रहा है। मीट्रिक प्रणाली को निम्नलिखित में से किस देश सरकार ने प्रस्तावित किया था? तो ये आपका क्लास 11th एनसीईआरटी से लिया गया था, आंसर है फ्रेंच सरकार। अब उसके पीछे जाके आप क्लास 11 से कितना पढ़ लीजिएगा, 10 तक अपने आप को फोकस रखिए, आपका काम हो जाएगा। मीट्रिक प्रणाली है फ्रेंच सरकार, तो फ्रेंच सरकार ने मीट्रिक प्रणाली दिया था। ईएनटी विशेषज्ञ द्वारा किस तरह के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हमने दर्पणों का प्रयोग में आपको बताया था कि ईएनटी विशेषज्ञ जो होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, कॉनकेव जो मिरर होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। और कॉनकेव मिरर का प्रयोग हम कब करते हैं? कॉनकेव मिरर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम चीज़ों को बड़ा देखना, जब चीज़ों को बड़ा, अब ईएनटी स्पेशलिस्ट आपके दांत के अंदर देखना होगा, ईएनटी स्पेशलिस्ट को टूथ, तो आँख नाक कान में देखना होगा तो उसको बड़ा तो दिखना चाहिए ना देखे तो इसलिए हम इसको कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कब करते हैं? जब उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जो गाड़ी हम चलाते हैं तो गाड़ी में जो शीशे लगे होते हैं, कार में भी बाइक में भी, वो उत्तल दर्पण उसमें लगेगा क्योंकि हमें पीछे का बड़ा दिखना चाहिए, तो ये चीज़ है। तो उत्तल दर्पण जब हमें छोटे चीज़ मतलब बड़े में देखना होगा, मतलब बड़े चीज़ को छोटे में देखना होगा, माफ़ कीजिएगा, उत्तल दर्पण जब बड़े चीज़ को हमें छोटे में देखना होगा तो उत्तल दर्पण का प्रयोग, और जब छोटी चीज़ को बड़े में देखना होगा तो हमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे दांत वगैरह, कान वगैरह, नाक वगैरह, तो वहाँ पे हम जो है बड़े में देखना है छोटी चीज़ को, तो छोटी चीज़ को बड़े में देखने के लिए कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण, और बड़ी चीज़ को छोटे में देखने के लिए उत्तल दर्पण। जैसे कार के शीशे वगैरह मतलब जो लगे रहते हैं मिरर पीछे का देखने के लिए, कोई बड़ी सी गाड़ी भी आएगी, ट्रक भी आएगा तो आपके कार के शीशे में दिख जाएगा, तो वो उत्तल दर्पण लगा होता है उसके कारण। समतल दर्पण का प्रयोग आप देखते होंगे, जो नाई वाई की दुकान होती है, सैलून वगैरह, वहाँ पे लगे रहते हैं। और 2 समतल दर्पण लगा दीजिए तो उनके बीच में जो इमेजेस बनते हैं, ध्यान रखिएगा, अनंत इमेजेस बनते हैं, अनंत इमेजेस बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अगर 2 समतल दर्पण एक साथ लगा दिएगा तो आपको अनंत दिखाई देगा, मतलब अनंत बार इमेज दिखाई देगा। आप गए होंगे तो देखे भी होंगे नाई की दुकान पे कि 2 जगह शीशे लगे हों आगे पीछे, लेकिन आपको अंत तक मतलब काफ़ी देख रहे हैं, आप आगे तक बैठे हुए हैं, तो उसी वजह से फील होता है। किसी तार का प्रतिरोध किसके द्वारा दिया जाए? तो R बराबर B/I, सिंपल सा फार्मूला है। B जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, B/I होता है, ये बराबर R होता है, तो B/I बराबर R होता है, तो R बराबर B/I लिख दिया गया, वही फार्मूला है, सिंपल सा है, इससे क्या आसान क्या ही हो सकता है। और यहाँ पे ये नहीं होगा, B बराबर IR होता तो इसलिए भी गलत है। तो सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहे थे आयोग वाले। सीधी रेखा में गति का समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो 3 प्रकार के आपको, जब न्यूटन के लिए लॉस पढ़ेंगे, मतलब जब मोशन के 3 लॉस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको जो 3 प्रकार के हैं, तो B बराबर U+AT, तो B बराबर U+AT जो सीधी गति में, सीधी रेखा में गति का समीकरण होता है। बाकी इन दोनों को भी चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा किस केस में होता है। अदर दोनों जो लॉज हैं उसके बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल में शामिल होता है? तो ऊर्जा परिवर्तन की बात करें तो जो गतिज ऊर्जा होती है का जब उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है तब वहाँ पे घर्षण बल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आप चल रहे हैं, पैर से चल रहे हैं, तो आपके पैरों के चलने की वजह से गतिज ऊर्जा मिल रही है, और गतिज ऊर्जा जो है, जो रोड है उससे घर्षण कर रही है, घर्षण करी तो क्या हो रहा है? उष्मा निकल रही है। तो आप कई बार जब चलते हैं लगातार, मान लीजिए जब नंगे पैर चल रहे हैं तो आपका पैर कहते हैं धधकने लगता है, मतलब गर्म फील होने लगता है। तो गर्म फील क्यों होने लगता है? उष्मा के निकलने का, तो उष्मीय ऊर्जा निकलती है गर्मी, मतलब घर्षण की वजह से। तो यहाँ पे कौन सा ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल में शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा जब उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है? तो हमेशा ध्यान रखिए, जब स्टोर करने की बात आएगी तो हमेशा आंसर स्थितिज ऊर्जा होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। आगे बढ़ते हैं। 5 कूलाम के आवेश को 2 बिंदुओं में से जिनके पास 16 वोल्ट का विभवांतर मूव करने में कितना कार्य लगेगा? तो सिंपल सा फार्मूला होता है, W बराबर B/Q, और यहाँ पे W बराबर 16 वोल्ट है, B बराबर 16 वोल्ट, और गुणे जो है 5 कूलाम दिया है तो 16×5 = 80 जूल हो जाएगा। तो वर्क डन जूल में आता है, तो वर्क डन जूल में 80 जूल आ जाएगा। सिंपल सा सवाल है।
यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 रह जाएगा। कैसे होगा तो ये भी देख लेते हैं। F बराबर होता है Gm1m2/r², Gm1m2/r², और यहाँ पे r² है और बोल रहा है कि जो है दूरी को दुगना कर दें, r को यहाँ पे 2 गुना कर देंगे तो r यहाँ पे अगर 2 गुना है तो कितना हो जाएगा, तो Gm1m2 ये तो सेम रहेगा, r यहाँ पे 2r हो गया, 2r का स्क्वायर हो गया तो 2r का स्क्वायर 4r² हो जाएगा, तो 4 अलग कर लीजिएगा तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा तो 1/4 रह जाएगा। अगला प्रश्न है, m द्रव्यमान के निकाय को 2r त्रिज्या की कक्षा से 3r त्रिज्या की कक्षा में ले जाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो इसका आंसर है 6 जो है Gmm/6r, और ये हमने आपको जो है बाकायदा सॉल्व करके बताया भी था, जो पहला वीडियो हमने आपको वहाँ दिया था। एक बार हम आपको बता ही दे रहे हैं ताकि जो है इस प्रश्न का आपको आंसर, और कभी भी मान लीजिए ऐसे प्रश्न आते हैं 6 से 8 वाले हों चाहे जो भी हों, यहाँ पे देखिए दो चीज़ें सेम हैं, r² यहाँ भी, r² यहाँ भी, यहाँ 6r है। हमें भी नहीं पता था जब हमने एग्जाम दिया था, लेकिन हमने देखा कि यहाँ r² यहाँ r² नहीं है, तो हमने यही आंसर मान लिया, सही भी हो गया। तो कई बार नहीं पता होती चीज़ें तो भी वहाँ पे इस तरीके से हम, अब कुछ नहीं करने से अच्छा थोड़ा सा देख के अगर हम ऑप्शन को लगाते तो भी सही हो जाता, कई बार नहीं भी होता है। और ये जो है इसका कॉन्सेप्ट है। बाकी अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा होगा 6 से 8 वालों, प्राइमरी के लेवल का नहीं है, 6 से 8 वालों, तो आप बता दीजिएगा, हम आपको जो है सॉल्व करके उसमें डाल देंगे जो आपका ग्रुप है। और बाकी हमने पहले वाले वीडियोस में जो 15 मार्च का पेपर सॉल्व कराया था, इसको हमने वहाँ सॉल्व कराया था। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी आपको जो आँख वाले चैप्टर का भी सारांश बताना है। किसी गैस की गतिज ऊर्जा E और उसके दाब P का संबंध निम्नलिखित में से किस फार्मूले से होता है, तो ये ध्यान रखिएगा आगे के लिए भी 6 से 8 वाले और TGT वाले भी। तो P बराबर 2/3, P बराबर 2/3 से ये संबंधित होता है, रिलेशन होता है। अब आते हैं चैप्टर पे, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। और यहाँ पे मानव नेत्र का जो चैप्टर है, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि पहला आप पाँचमावी पेशियाँ होती हैं, और पाँचमावी पेशियों को हम सीलरी मसल्स बोलते हैं, तो सीलरी मसल्स बोलते हैं, सीलरी मसल्स बोलते हैं। इसके अलावा दृष्टिपटल होता है, दृष्टिपटल को हम रेटिना बोलते हैं, और ये दृक् तंत्रिका है, ऑप्टिक नर्व है। इसके अलावा स्वच्छ मंडल है, स्वच्छ मंडल को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। तो स्वच्छ मंडल को हम कॉर्निया बोलते हैं, और इसी स्वच्छ मंडल का कॉर्निया का हम ट्रांसप्लांट करते हैं जब आई डोनेशन करते हैं। और यहाँ पे जो है परितारिका है, परितारिका को हम जो है आइरिस बोलते हैं। और फिर प्यूपिल है, प्यूपिल को हम पुतली बोलते हैं, तो प्यूपिल से पुतली है, और आइरिस को जो है परितारिका बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखिए एक क्रिस्टलीय लेंस दिया गया है, ये क्रिस्टलीय लेंस होता है। अब यहाँ पे जो है आपसे जो प्रश्न पूछा गया था उस पर आते हैं अभी। तो यहाँ पे ध्यान रखिए जो बताया गया चीज़ें, मानव नेत्र एक कैमरे की भांति काम करता है। किसके भांति, कैमरे की भांति। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, तो इसका जो लेंस निकाय होता है एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, पर प्रतिबिंब बनाता है। तो जो मानव नेत्र होता है वो प्रतिबिंब कहाँ पे बनाता है, तो रेटिना और दृष्टिपटल पे। तो जो भी प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनेगा, रेटिना या दृष्टिपटल पे। ये क्लियर है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, झिल्ली को कॉर्निया स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, और उस झिल्ली को जहाँ से नेत्र में प्रवेश करता है प्रकाश, उसको हम कॉर्निया स्वच्छ मंडल कहते हैं। इसके अलावा जो है यह जो झिल्ली होती है, यानी जो कॉर्निया स्वच्छ मंडल की झिल्ली होती है कि अगर पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है नेत्र गोलक की आकृति। तो यहाँ जो झिल्ली होती है नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर, तो यहाँ पे नेत्र गोलक है, तो नेत्रोद जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं। अब यहाँ पे नेत्र गोलक की जो आकृति है लगभग गोलाकार होती है, और इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो अभी आप याद कीजिए जो 2 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन आया था वो यही है। आपको यहाँ एनसीईआरटी में 2.3 सेंटीमीटर दिया गया, जो मैं आपसे कह रहा था। तो जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और प्रश्न आपको चाहे नेत्र गोलक का व्यास पूछेगा, तो नेत्र गोलक का आकृति ध्यान रखिएगा लगभग गोलाकार होता है, और नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है 2.3 सेंटीमीटर। बाकी जो आपसे जिस तरीके से प्रश्न पूछा था वैसे भी पूछ सकता है, तो भी 2.3 सेंटीमीटर लगभग में पूछेगा तो 2 सेंटीमीटर मान सकते हैं। फिर अगला है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। तो परितारिका किसको बोलते हैं, आइरिस को बोलते हैं। कॉर्निया के पीछे संरचना जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कई बार कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो आंसर हो जाएगा परितारिका। तो परितारिका जो है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है।
पुतली क्या नियंत्रित करता है? तो पुतली जो है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो ध्यान रखिएगा, पुतली क्या नियंत्रित करती है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को अलग से लिख लीजिएगा। फिर है अभिनेत्र लेंस पर। अभिनेत्र लेंस पर रेटिना किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जो है रेटिना जो है कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए उल्टा और वास्तविक। तो उल्टा और वास्तविक रट लीजिए। तो अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का जो है उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। आगे बढ़ते हैं। और प्रदीप्त होने पर रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। यह सिग्नल दीर्घ तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंचा दिए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं समंजन क्षमता में। समंजन क्षमता को बोलते हैं एकोमोडेशन पावर, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो अभिनेत्र लेंस जो होता है आँख में, तो रेशेदार जलीवत पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पश्चिमाभी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। तो जो सिलेरी मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है। जिस तरीके से प्रेशर पड़ता है आँखों पर, उस हिसाब से जो पश्चिमाभी पेशियाँ होती हैं इनके द्वारा रूपांतरण हो सकता है। और अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। तो आपको उतना ही सब नहीं फंसना है, बस आपको भी यहाँ जो ध्यान रखना क्या है कि अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है उसको समंजन कहते हैं। तो समंजन का डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए, पूछा गया कई बार। तो अभिनेत्र लेंस की क्षमता होती है जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। समायोजित का मतलब होता है एडजस्ट कर लेता है। और ये किसकी मदद से एडजस्ट करता है? तो पश्चिमाभी पेशियों की मदद से, पश्चिमाभी पेशियाँ या सिलेरी मसल्स की मदद से एडजस्ट करता है। फिर है किसी वस्तु का आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए नेत्रों को कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक अस्पष्ट देखी जा सकती है उसे हम सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। इसे नेत्र का निकटतम बिंदु भी कहते हैं। तो नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? तो समान दृष्टि के तरुण वयस के लिए निकट बिंदु की आँख से दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। तो यही हम आपसे कह रहे थे कि निकट बिंदु की आँख से दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और जो आपसे प्रश्न पूछा गया था वो अलग था, वहाँ पे नेत्र गोलक का प्रश्न पूछा गया था। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है और समान नेत्र के लिए अनंत दूरी पर होता है। तो ध्यान रखिएगा, निकट बिंदु की आँख से दूरी 25 सेंटीमीटर, निकट बिंदु की आँख से दूरी 25 सेंटीमीटर और नेत्र का दूर बिंदु जो है अनंत, नेत्र का जो दूर बिंदु वो अनंत होता है। और एक सामान्य नेत्र से आपसे प्रश्न पूछे एक सामान्य नेत्र से कहाँ तक देख सकते हैं? तो सामान्य से 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की दूरी की सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। आप ऊपर आसमान तक देख पाते हैं और आकाश बहुत बड़ा है तो इसका मतलब है कि आप अनंत तक देख पा रहे हैं। तो जो है 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक की सभी वस्तु को देख पाते हैं। आप सोचिए दूसरे ग्रह के तारों को देख पा रहे हैं, जैसे मतलब जो ब्रह्मांड में तारे वगैरह हैं, ग्रह नहीं तो तारे हैं, ग्रह भी आपको दिख जाते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जैसे तारे हमें दिखते हैं, तो तारे तक देख पा रहे हैं, इसका मतलब हम अनंत दूरी तक चीज़ों को देख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी 25 सेंटीमीटर कम से कम, मैक्सिमम अनंत तक। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है, इसे हम मोतियाबिंद कैटरेक्ट कहते हैं। तो कैटरेक्ट या मोतियाबिंद जिनको होता है उनके नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वो दूधिया और धुंधला हो जाता है, इस वजह से उनको दिखता नहीं है। बाकी ऑपरेशन वगैरह होता है मोतियाबिंद का, ठीक हो जाता है। अब आते हैं दृष्टि दोष और उनका संशोधन पर। तो 3 प्रकार के दृष्टि दोष हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया बोलते हैं इंग्लिश में, और नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष, नियर साइटेडनेस इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं। और निकट दृष्टि दोष कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, तो निकट दृष्टि दोष। तो ध्यान रखिएगा जो दोष है वो देख पाएगा, जहाँ पे दोष की बात की गई है तो निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष यानी निकट का देख पाएगा, दूर का नहीं देख पाएगा। तो जो यहाँ पे दोष है वो देख पाएगा, लेकिन जो नहीं मेंशन है वो नहीं देख पाएगा। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब हो गया कि निकट का देख पाएगा, उल्टा यहाँ पे नाम रखा गया है। और निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति में नेत्र में किसी दूर वस्तु व्यक्ति का जो प्रतिबिंब होता है, अगर आपसे पूछे कि निकट दृष्टि दोष में 6 से 8 लोग, ध्यान रखिएगा कि किसी, और प्राइमरी वाले भी ध्यान रखिएगा, पूछा आपसे भी जा सकता है कि किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दृष्टि पटल के सामने, रेटिना के सामने बनता है। तो ध्यान रखिएगा कि मायोपिया में या निकट दृष्टि दोषयुक्त नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टि पटल के सामने बनता है या रेटिना के सामने बनता है। और इस किसके कारण उत्पन्न होता है? तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक हो जाती है और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। 6 से 8 वाले एक एक पॉइंट यहाँ याद रखें। किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस यानी अवतल लेंस का प्रयोग करके हम निकट दृष्टि दोष को ठीक कर लेते हैं। तो मायोपिया के लिए हम अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टि पटल रेटिना पर ले आता है। फिर अगला है दीर्घ दृष्टि दोष, जो हाइपरमेट्रोपिया, इसको हम फार साइटेडनेस इंग्लिश में बोलते हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब है कि दूर का देख पाएगा, नज़दीक का नहीं देख पाएगा। तो दीर्घ दृष्टि दोष तो दूर का देख पाएगा, नज़दीक को नहीं देख पाएगा।
और ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है समान निकट बिंदु से दूर हट जाता है। प्रकाश किरणें, तो ध्यान रखिएगा जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है उनमें जो प्रकाश किरणें होती हैं दृष्टि पटल रेटिना के पीछे फोकसित होती हैं। तो जो इमेज बनता है इसमें दीर्घ दृष्टि दोष में जो इमेज बनता है आंखों का वो रेटिना के पीछे बनता है, तो ध्यान रखिएगा। और ये किसके कारण होता है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अभिसारी लेंस का प्रयोग करके उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम हाइपरमेट्रोपिया दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, तो जरा दृष्टि दोष या जरा दृष्टिता संशोधक चश्मों मतलब जो है ध्यान रखिएगा कि जो वृद्ध लोग होते हैं तो संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। तो ऐसे दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं जो एज के साथ में होती है। तो आयु में वृद्धि होने के साथ में जो मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है, जो सिलेरी मसल्स के कारण पश्चिमावी पेशियां जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करती हैं उतना अच्छे से नहीं कर पाती हैं और जरा दृष्टि दोष बोलते हैं इसको। तो ये वृद्ध लोगों में होता है। पश्चिमावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण होता है। क्रिस्टल लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों प्रकार के निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष हो सकते हैं और ऐसे केस में जो है द्विफोकसी लेंसों का हम प्रयोग करते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी को जरा दृष्टि दोष हुआ है और उस केस में जो है दोनों प्रकार के दोष हो गए तो हम द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं, बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आँख के बारे में देख लीजिए। कॉर्निया अंधता से पीड़ित, यानी कॉर्निया अंधता से पीड़ित व्यक्तियों को नेत्रदान द्वारा कॉर्निया के प्रत्यारोपण से ठीक किया जाता है। देखिए यहाँ किसका प्रत्यारोपण की बात कीजिए, कॉर्निया के प्रत्यारोपण की, कॉर्निया के ट्रांसप्लांटेशन। तो कॉर्निया के ट्रांसप्लांटेशन की बात की गई है। वही आपसे प्रश्न पूछा गया था कि किसका ट्रांसप्लांट होता है, तो कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होता है। तो आपने ये प्रश्न देख लिया कहाँ से पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति के बारे में यहाँ पे कुछ दिया गया है। तो किसी भी आयु वर्ग के लोग नेत्रदान कर सकते हैं। मधुमेह और उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, दमे के रोगी और व्यक्ति जिन्हें संक्रामक रोग नहीं है, अगर संक्रामक रोग नहीं तो नेत्रदान कर सकते हैं, मधुमेह और इससे पीड़ित लोग। और 4 से 6 घंटे के बीच में जो है नेत्रदान हो जाना चाहिए। 10 से 15 मिनट का समय लगता है। और जो व्यक्ति एड्स से हेपेटाइटिस बी या सी, जलभित्ति यानी रेबीज जो है, ल्यूकीमिया, धनुस्तंभ यानी टिटनस, तनिका शोध, मेनिंजाइटिस और मस्तिष्क शोध जिसको एंसेफलाइटिस बोलते हैं, अगर इसके कारण किसी संक्रमित है उनकी या मौत हुई है तो वो नेत्रदान नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। देखिए आपसे कितना प्रश्न पूछा गया। तो प्रिज्म जो क्या करता है, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है। प्रिज्म क्या करता है, श्वेत रंग को 7 रंगों में कलर में बांट देता है। और बिब गेट से हम इसको दिखाते हैं। और प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो जो कलर हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है इसे हम श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। और प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को हम क्या बोलते हैं, विक्षेपण बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको डिस्पर्जन बोलते हैं। तो डिस्पर्जन बोलते हैं, विक्षेपण या डिस्पर्जन। तो आपसे पूछे कि प्रकाश के जो अवयवी वर्णों में विभाजन होता है किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो विक्षेपण के द्वारा होता है। तो ध्यान रखिएगा, डिस्पर्जन के द्वारा, विक्षेपण के द्वारा। श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा 7 अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। यहाँ देख पा रहे हैं आप 7 अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जा रहा है। श्वेत रंग था और बट के जो 7 कलरों में। और आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे था, सबसे ज़्यादा विक्षेपण किसका हुआ, सबसे ज़्यादा विचलित कौन हुआ, तो आप देखेंगे वायलेट सबसे ज़्यादा विचलित हुआ। और सबसे कम विचलित कौन हुआ, तो सबसे कम विचलित हुआ रेड। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे हैं सबसे कम विचलित कौन हुआ, रेड हुआ है। और सबसे ज़्यादा विचलित कौन हुआ है, यानी इसको अब ऐसे जाना था लेकिन कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, सबसे ज़्यादा नीचे चला गया यानी सबसे ज़्यादा विचलित हो गया। और रेड जो है यहाँ इधर जाना था लेकिन यहाँ गया, यानी सबसे कम अगर देखा जाएगा, तुलना किया जाएगा तो और रंगों से सबसे कम विचलित हुआ। तो यही आपसे बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। तो रेड सबसे कम विचलित होता है, वायलेट सबसे ज़्यादा विचलित होता है। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, वही विचलन की बात, विचलन को झुकना बोल दिया गया यहाँ पे। तो लाल प्रकाश सबसे कम विचलित होता है, सबसे कम झुकता है। बैगनी सबसे ज़्यादा झुकता है। और ध्यान रखिएगा, आइजैक न्यूटन ने, किसने पता किया था ये चीज़, तो आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग किया था। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न आपसे पूछे कि जो है किसने जो है सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच का प्रिज्म का प्रयोग किया था, तो सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने। आगे बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है उसे हम श्वेत प्रकाश बोलते हैं। तो श्वेत प्रकाश किससे बोलते हैं, तो जो कोई भी ऐसा प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के बराबर समान स्पेक्ट्रम बनाएगा उसे हम श्वेत प्रकाश कहेंगे। इंद्रधनुष को देख लेते हैं। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। तो आकाश के जल में सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता कब, वर्षा के बाद। वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। तो परिक्षेपण डिस्पर्जन को ही बोला गया, तो वहाँ विक्षेपण बोला गया था, यहाँ डिस्पर्जन बोल दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, तो वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण द्वारा प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष कहाँ बनता है, तो सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है।
ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं, तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं। जल की बूंदें बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परिवर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक नेत्रों तक पहुँचते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि रेनबो जब बनता है, इंद्रधनुष बनता है, तो उसमें हमें कई सारे कलर क्यों दिखते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कारण और इंटरनल रिफ्लेक्शन आंतरिक परावर्तन के कारण। ये ध्यान रखिएगा, विभिन्न वर्ण प्रेक्षक हमारे आंखों तक पहुँचते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन देख लीजिए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से इस बार आपसे सवाल पूछा गया था। तो तारों का टिमटिमाना जो है, ये तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो तारों का टिमटिमाना ध्यान रखिएगा। और एक और उदाहरण यहाँ पे अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। तो अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त ये भी उदाहरण है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद दिखाई देता है। तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच के समय का अंतर लगभग 2 मिनट होता है। और इसी परिघटना के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की जो चक्रिका होती है चपटी दिखाई होती है। तो आपसे प्रश्न पूछे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी क्यों दिखाई देती है, तो जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अग्रिम सूर्योदय विलंबित सूर्यास्त की होता है, तो आंसर है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, इस बार पूछा जा सकता है। प्रकाश का प्रकीर्णन देखते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या क्या होता है, तो आकाश का नीला रंग इस प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। गहरे समुद्र के जल का रंग वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, ध्यान दीजिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो लाल रंग दिखाई देता है, सूर्य लाल कलर का दिखाई देता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो लाल रंग दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तीनों को रट लीजिए, एग्जाम्पल पूछा जाएगा इस बार। टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं इमल्सन टाइप के, तो उसमें जो है प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। प्रकाश का प्रकीर्णन किरणों को दृश्य बनाता है, कणों को दृश्य बनाता है। और किसी घने जंगल में, उदाहरण क्या होता है टिंडल प्रभाव को कहाँ देख सकते हैं, तो किसी घने जंगल में सूर्य का प्रकाश जब गुजरता है, मतलब जो पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वहाँ से ज़मीन तक पहुँचता है, तो वहाँ पर टिंडल प्रभाव को हम देख सकते हैं। इसके अलावा टिंडल प्रभाव को आप उदाहरण 9th क्लास में आपको बताया गया है, 9th क्लास NCERT में, तो आप वहाँ से भी बता सकते हैं सिंपल इस एग्जाम्पल के अलावा कमेंट करके। तो किसी घने जंगल के बितान से सूर्य का प्रकाश जब गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। ये उदाहरण ध्यान रखिएगा, आपको एक से ऑप्शन में दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग की छोटी तरंगदैर्घ्य को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। तो ध्यान रखिए, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरेगा तो वायु के जो सूक्ष्म कण होंगे लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को, नीला रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है कम होता है। हमने आपसे क्या बोला था, वायलेट और रेड। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, वायलेट का होता है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ किसका होता है, तो रेड का होता है। तो नीले रंग का जो है अपेक्षाकृत जो है छोटा तरंगदैर्घ्य होता है, तो उसको अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। तो वायलेट को नहीं, लेकिन जो इंडिगो के बाद विबग्योर, तो वायलेट के बाद ब्लू आता है। तो ब्लू को हम जो है यहाँ पे ले रहे हैं। तो ब्लू चूँकि नीला दिखता है तो हमें वही एक्सप्लेन करना, तो यहाँ से हमने जो है नीला रंग दिया, ऑप्शन में लिया है। अगर वायलेट दिखता हमें आसमान तो हम वायलेट ले लेते, लेकिन चूँकि नीला दिखता है तो इसलिए नीले को हम वहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं। तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग को नहीं करते हैं, प्रकीर्णन करते हैं। किसको ज़्यादा प्रकीर्णन करते हैं, नीले रंग को। नीले रंग को क्यों प्रकीर्णन करते हैं, क्योंकि छोटी तरंगदैर्घ्य वाली होती है, उसको आसानी से अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हुए प्रकीर्णित हुआ जो नीला प्रकाश होता है हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता और ये जो हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तो इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता। तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो ध्यान रखिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, प्रकीर्णन के कारण। यहाँ पे आपको उदाहरण भी दिया गया है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। तो आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र का जल और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। और इसके अलावा जो है अगर आपसे प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता और प्रकीर्णन नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता, तो आकाश काला दिखाई देता। और इसीलिए अत्यधिक ऊंचाई पर जो यात्री उड़ते हैं उन्हें आकाश कैसा दिखाई देता, काला दिखाई देता है। फिर खतरे के जो संकेत होते हैं वो लाल रंग क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर जो है जो आपने ट्रैफिक सिग्नल देखा होगा वहाँ लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का जो प्रयोग, लाल रंग का कलर होता है वो जो है प्रकीर्णन उसका बहुत कम होता है। प्रकीर्णन जब कम होता है तो जो है वो दूर से भी दिख जाता है। लेकिन अभी नीले कलर का, अभी मान लीजिए ब्लू कलर का हम लगा देंगे तो उसका तो प्रकीर्णन हो जाएगा उस कलर का, तो उस वजह से हमें दूर से दिखेगा नहीं, लाल दूर से दिख जाता है। तो इसलिए जो लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णन होता है, यानी स्कैटरिंग सबसे कम होती है, इसलिए हम दूर से देखने पर लाल रंग दिखलाई देता है। तो इसलिए हम खतरे के जो संकेत होते हैं, सिग्नल होते हैं, प्रकाश उसका जो होता है वो लाल रंग का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल में भी लाल रंग का प्रयोग का यही रीज़न है।
फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता एकोमोडेशन पावर कहलाती है। वह अल्पतम दूरी पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का निकटतम बिंदु कहलाता है, अथवा सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। और सामान्य व्यक्ति के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। दृष्टि के जो है समान अपवर्तक दोष है, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि, जरा दृष्टि। निकट दृष्टि को जो है हम निकट दृष्टि में क्या होता है कि दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल रेटिना के सामने बनता है और इसको अवतल लेंस से हम ठीक कर सकते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष में जो है पास रखी वस्तु के प्रतिबिंब दृष्टिपटल यानी रेटिना के पीछे बनते हैं, इसके हम उत्तल लेंस से ठीक कर सकते हैं। श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन ही विक्षेपण कहलाता है। तो डिस्पर्जन किसे बोलते हैं? श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन। फिर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लगता प्रतीत होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। और एक बार आप यहाँ से उदाहरण याद रखिएगा इस बार के लिए कि तारों जो है वायुमंडलीय अपवर्तन से क्या क्या होता है। तो तारों का टिमटिमाना, इसके अलावा अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। इसके अलावा जो सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी क्यों दिखाई देती? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, याद रखिएगा। और प्रकाश का प्रकीर्णन के उदाहरण आपको क्लियर ही है, 3 उदाहरण आप ध्यान रखिएगा इस बार के लिए। कोई भी पूछा जा सकता है। आप कुछ प्रश्न हैं 4, इनको देख लेते हैं, आपकी क्लास आज की समाप्त होगी। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या होता है? तो समंजन एकोमोडेशन पावर सही जो है अभिनेत्र लेंस की दूरी को समायोजित करता है। आँख हमारा मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनाते हैं? तो ये जो है दृष्टिपटल रेटिना पे बनाते हैं, आपको रटा हुआ है। तो रेटिना पर इमेज बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्श की अल्पतम दूरी क्या होती है? तो 25। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन सी होना चाहिए। तो हमने जो है ध्यान नहीं दिया जल्दी में, तो आप भी जल्दी में मत रहिएगा, देख लीजिएगा ऑप्शन। तो 25 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है। अल्पतम दूरी कितनी थी? 25 सेंटीमीटर। ये नहीं होगा, जल्दी में हमने मार्क कर दिया। फिर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभि द्वारा। तो ये इसको पक्षमाभि पेशियाँ होना चाहिए था यहाँ पे पूरा नाम। तो पक्षमाभि पेशियों द्वारा होता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन, ये रट लीजिए, इस बार पूछा जा सकता है। अब किस में पूछा जाएगा हम नहीं कर सकते, लेकिन एनसीईआरटी में दिया गया तो पूछा जा सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। सिलरी मसल्स बोलते हैं, सिलरी मसल्स बोलते हैं। अब जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, एग्जामिनर आया होगा, सोचा बोला कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ग्रह क्यों नहीं तो टिमटिमाते, फिर ये आकाश नीले रंग का काला क्यों प्रतीत होता है? तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे अब ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तारे ही टिमटिमाते हैं। तो तारे टिमटिमाते, तो आपसे तारे का टिमटिमाने का कारण पूछ लिया था, सिंपल सा। तो कुल मिला के ये चीज़ है। और फिर किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले रंग की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो ये सब आपको रीज़न हमने बता दिया ऑलरेडी। तो आप कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, और क्या आप ऐसी क्लासेस रिवीजन के तौर पे और चाहते हैं? अभी आपका एक मैराथन है, एक और बचा है। तो आप कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।